हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम विजन IAS के मई मंथ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन को कवर करेंगे। देखिए, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड या नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि इस सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें बायोलॉजिकल हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत टफ साउंड कर सकती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज में उनको ट्रीट करने के लिए मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र क्या है, या प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक क्या है, या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों इमर्ज करती है, क्लाइमेट चेंज और AMR में क्या रिलेशनशिप है, जेनेरिक ड्रग्स होते क्या हैं, या फिर क्रिप्टो माइनिंग की अगर हम बात करें, दिस इज अ टिपिकल टेक्निकल टॉपिक ऑल्दो, लेकिन क्रिप्टो माइनिंग भी एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है समझना कई लोगों के लिए। क्रिप्टो माइनिंग में भी प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, ये सारी चीजें जो आपको अभी जितनी डिफिकल्ट साउंड कर रही हैं, वंस यू वुड बी डन विद दिस वीडियो, डेफिनेटली ऑल ऑफ इट वुड सीम लाइक अ केक वॉक टू यू। ओके तो ये हर चीज जो भी आप यहाँ पे आपको ट्रबल कर सकती है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। और देखिए, मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो विजन IAS की मैगजीन्स आती हैं उसमें बहुत सारी चीजें एक इलेबोरेटेड मैनर में नहीं लिखी होती। अगर आप सिर्फ उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत ही क्रिस्प लिखने के चक्कर में बहुत सारी डिटेल्स मिस हो जाती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वी वेरी वेल अंडरस्टैंड, इतना कुछ लिखने की वजह से इतनी मोटी कंपाइलेशन वैसे ही हो जाती है कि उसको कवर करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वर्ड टू वर्ड कवर करना। तो ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव अ लिमिटेशन, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं लिखी होती जो आपको समझने में हेल्प करे। इसलिए आई टेल यू द एंसिलरी थिंग्स इज वेल। साथ ही में यहाँ पे बहुत कुछ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में। मैंने खुद देखा यह पूरा सेक्शन, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो UPSC के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट नहीं है। तो मैं बताऊंगी कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। आई मीन वो चीजें देख के यू कैन फ्रीक आउट, बट ऑफ कोर्स दीज थिंग्स शुडंट रियली बी कंसर्निंग यू, बिकॉज वो आएगी ही नहीं पेपर में। ठीक है, तो हम वो भी देखेंगे क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है और क्या कितने डिटेल में पढ़ना है। एवरीथिंग विल बी डेल्ट वेरी नाइसली एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। ऑलराइट, सो इन केस यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that। तो देखिए, जो पहला टॉपिक है 3 पेरेंट बेबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके, अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हैं तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगले बार के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऐसा हो सकता है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही अनटच हो गए हैं, बहुत ही छोटी क्लासेस में आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी छोड़ दी, यानी कि 10th तक पढ़ी। तो कुछ बेसिक चीजें, पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए, इससे पहले कि हम माइटोकॉन्ड्रिया समझें, आपको ये पता होना चाहिए एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है। ऑफ कोर्स यू नो दैट, बट एक ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, एक प्रोकैरियोट जो होता है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें ना ही न्यूक्लियस है और ना ही कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। देखिए, जो प्रोकैरियोट है, जैसे बैक्टीरिया है ना, इस तरह के ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक ही सेल के हैं, वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ उसमें स्पेशल फंक्शनलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। जब कोई फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करना, तो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ही क्यों चाहिए। ठीक है, तो ये होता है प्रोकैरियोट। ठीक है, लेकिन अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मोस्टली आप कह सकते हैं मल्टी सेल्युलर होते हैं मोस्टली। और इनमें, इन तरह के ऑर्गेनिजम्स में हमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करवाने होते हैं। अब देखिए, अगर हमें स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं तो कुछ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी चाहिए। उन स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में से एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो सेल्स में पाया जाता है। किसके? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के, जिनके पास खुद की न्यूक्लियस है, खुद के और फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस हैं। ऑलराइट, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बेसिकली आप इसको यूजुअली पावर हाउसेज ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा है पावर हाउसेज ऑफ द सेल, यानी कि
ये बेसिकली सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है उसकी मैक्सिमम एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। अब देखिए सेल को जीने के लिए, अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो चाहिए सेल को फंक्शन करने के लिए वो देता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बेसिकली एनर्जी देता है। तो एनर्जी जो निकलती है, अगर आप थोड़ी बेसिक साइंस जानते हैं तो आप जानते हैं कि एनर्जी रिलीज करने के लिए रेस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल्युलर रेस्पिरेशन कैरी आउट करता है ताकि वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो उसको एटीपी में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो ये चीज आपको देखिए, कुछ चीजें इसमें से जो मैं आपको बता रही हूँ वो कंसेप्चुअल लेवल पे बता रही हूँ ताकि आपको अगर प्रीलिम्स में कुछ भी आए दैट माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एटीपी, अगर ऐसी स्टेटमेंट लिखी हो तो आप अपना दिमाग लगाएं, जी हाँ बिल्कुल सही है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो प्रीलिम्स है वो धीरे धीरे और एकेडमिकल होता जाएगा। आप इस बार का प्रीलिम्स उठा के देखिए, ऑल्दो इसमें बहुत ज्यादा तुक्केबाजी चल गई इस बार बहुत लोगों की, क्योंकि ओनली 1 पेयर 2 पेयर इस चीज के करके, लेकिन आगे धीरे धीरे और एकेडमिकल होता जाएगा। स्टेटमेंट या तो आपको पता है या तो नहीं पता है, तो इसीलिए कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ऑलराइट, तो ये चीज हमने देख ली कि कैसे सेल्युलर रेस्पिरेशन के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली कन्वर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स इनटू एटीपी व्हिच इज नथिंग बट द एनर्जी व्हिच इज नीडेड फॉर द सेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए, देखिए आप जानते हैं कि अगर हम एक यूकैरियोट के बारे में बात करें तो यूकैरियोट के पास खुद का एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में है खुद का डीएनए, लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का एक डीएनए है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो अगर आपके अंदर बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो इनहेरिट होता है केवल और केवल मदर से। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यू कैन इनहेरिट योर एम्प्टी डीएनए सोली फ्रॉम द मदर, ओके, दिस यू मस्ट नो। इसीलिए अगर देखिए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो गई और उस म्यूटेशन की वजह से कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये म्यूटेशन ऑफ कोर्स इनहेरिट हो जाएगी एक बच्चे में फ्रॉम द मदर, ठीक है। इस चीज को ट्रीट करने के लिए कि इस तरह की माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स या डिसीजेज ना इनहेरिट की जाए होने वाले बेबी द्वारा, ठीक है। सो दिस इज व्हाई वी नीड माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट या फिर एमआरटी यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। दोनों वर्ड्स ही एक मतलब डिनोट करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लिया, अब जो भी यहाँ पे बचा है हम देखेंगे, ठीक है। पहली बात तो न्यूज क्या है, हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली अ बेबी हैज बीन बोर्न यूजिंग 3 पीपल्स डीएनए इन द यूके। देखिए अभी तक आपको पता चल गया होगा कि न्यूज क्या है। ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हैं, ये इतना कवर किया गया है बहुत सारे मीडिया हाउसेस द्वारा भी, you know the news very well, ठीक है। तो यूके में क्या हुआ है, 3 पेरेंट्स बेसिकली का एक बच्चा हुआ है, यानी कि 3 लोगों के डीएनए इन्वॉल्व है, ओके, विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट प्रोसीजर। ओके, तो देखिए कैसे है, ये कैसी टेक्निक है जिसमें एक बच्चा कंसीव किया जाता है फ्रॉम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, ठीक है। जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, बेसिकली हमारा एम ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल और आपके जो हस्बैंड हैं, ठीक है, इफ यू आर समवन who happens to be a female, you want to conceive a baby and you have a partner, but you know that you have some mitochondrial disorder which can be transmitted to your baby and you want to avoid that, but you also want कि वो जो बच्चा है उसका जो न्यूक्लियर कंटेंट है, जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो आपके और आपके पार्टनर के ही रहें, ठीक है, बस माइटोकॉन्ड्रिया मेरा ना जाए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आपका जीन यानी कि आपका डीएनए, आपके पार्टनर का डीएनए
और एक किसी डोनर मदर का, यानी कि हमने डोनर मदर से क्या लेना है, बेसिकली सिर्फ उसका माइटोकॉन्ड्रिया लेना है। तो ये बेसिकली तीनों करके, ताकि कोई डिसीज भी ना हो और बच्चा भी आप ही का रहे बायोलॉजिकली, ये चीज हम करते हैं MRT से या MDT से। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। It is also known as mitochondrial replacement therapy and 3-parent babies process due to involvement of 3 persons. I have explained all of this. Okay. अब देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए जो रिजल्टिंग बेबी है has DNA from the mother, the father. ऑफ कोर्स ये तो होगा ही, लेकिन एक छोटा अमाउंट जो है जेनेटिक मटेरियल वो डोनर का भी होगा ही, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका माइटोकॉन्ड्रियल DNA आ रहा है। तो अबाउट 37 जीन्स वुड कम फ्रॉम द डोनर ऑल्सो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ कुछ रह गया हो तो mitochondria and mitochondrial diseases I have done with this. When the mitochondria are impaired and do not produce, okay, this is also done. देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस बहुत तरह की हो सकती हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे ये आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं आपको फिर भी ये समझा दूंगी ताकि कुछ भी रहे ना, पर हम एंड में इसे देखेंगे जब हम इस पूरे टॉपिक को जो भी हमें कवर करना है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये तो फ्लॉड तरीके से बताया हुआ है, तो ये भी आपको नहीं करना। ये इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं आपको बताऊंगी अगर कि 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है बच्चे में एक डिजीज जाने की या नहीं जाने की, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ रह गया, मैं एंड में बताऊंगी, ऑल्दो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मोस्ट कॉमन टेक्निक्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन। अब यहाँ पे भी आपको ये दोनों प्रोसेसेस को याद करने की या पढ़ने की या सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस अगर प्रीलिम्स में फॉर एग्जांपल पूछा जाएगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा कि मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक एंड प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक आर यूज्ड टू ट्रीट विच पर्टिकुलर डिसऑर्डर, है ना। तो उसमें अगर नीचे 4-5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो इकोलॉजी और साइंस एंड टेक में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस बार भी आए हैं, इस अनकन्वेंशनल पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेक्निक्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। दैट इज ऑल यू नीड टू नो। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। These are the two common techniques, MST and PNT. In both the techniques, eggs or embryos are created using nuclear genetic. Okay, अब हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे है। Maternal spindle transfer technique, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप हुआ हेल्दी डोनर्स न्यूक्लियर DNA इज रिमूव्ड, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, ये हेल्दी डोनर का एग है, इसमें से हमने उसका न्यूक्लियर DNA हटा दिया। डोनर है ये, ठीक है। ये वो डोनर का एग है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है। हमें हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, लेकिन उसका हमें जेनेटिक मटेरियल नहीं चाहिए, न्यूक्लियर वाला, तो वो हटा देना है, माइटोकॉन्ड्रिया रहने देना है। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, जो मदर का न्यूक्लियर DNA है वो उसके एग में से निकाल लिया, मदर के एग में से निकाल लिया, और उस मदर की न्यूक्लियर DNA को अब हमने डोनर के एग में इंसर्ट कर दिया या इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। हमने बेसिकली सेकेंड स्टेप में क्या किया, पहले हमने क्या किया था, जो डोनर मदर है यानी कि जो डोनर लेडी है, उसका हमें माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी चाहिए, लेकिन उसका न्यूक्लियर मटेरियल नहीं चाहिए। न्यूक्लियर मटेरियल निकाल दिया उसके एग में से, उसका एग साबुत रहने दिया, ठीक है। उसके अंदर उसका माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जो मदर है जिसने बेबी कंसीव करना है, बेसिकली उस मदर का न्यूक्लियर मटेरियल रहने दिया, लेकिन ऑफ कोर्स उसका बेसिकली उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो उसके एग में से रिमूव कर लिया, और इस न्यूक्लियर DNA को हमने क्या किया, बेसिकली जो डोनर का एग है उसमें इंजेक्ट कर दिया। थर्ड क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द डोनर एग इज लेफ्ट विद न्यूक्लियर DNA फ्रॉम द मदर एंड DNA फ्रॉम द डोनर। माइटोकॉन्ड्रियल DNA डोनर का रहा अब इस एग में, और न्यूक्लियर DNA किसका आ गया, मदर का आ गया, ठीक है। फोर्थ स्टेप, अब ये जो हेल्दी एग है, अब बेसिकली जो हेल्दी है वो जो एग है वो प्रॉपरली हेल्दी बन गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी हेल्दी है, न्यूक्लियर DNA भी हेल्दी है, फाइन इनफ, ओके। अब इसको हमें फर्टिलाइज करना है पार्टनर के स्पर्म के साथ, ठीक है। जो भी आपके हस्बैंड है या जो भी पार्टनर है, हमने बेसिकली इसको फर्टिलाइज करवाया उनके स्पर्म के साथ। ये जो हेल्दी एग हमने अभी प्रोड्यूस किया था, ठीक है। फिर उसको हमने जब हमने बेसिकली फर्टिलाइज करवा दिया, तो अब ये क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी एम्ब्रियो बना वो एक परफेक्ट एम्ब्रियो है,
ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो मदर है जिसने बेबी को कंसीव करना है, हम उनके वूम्ब में इसे इम्प्लांट कर देंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो ना, अगर आपको डिफरेंस समझना है, ये अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्रो न्यूक्लियस और मैटरनल स्पिंडल में डिफरेंस क्या है, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए मैटरनल स्पिंडल बेसिकली मदर का जेनेटिक मटेरियल है, ओके, दिस इज नोन एज मैटरनल स्पिंडल, जस्ट रिमेंबर दैट। और प्रो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल हमने स्पर्म को क्या किया, एक एग में हमने उसको इंजेक्ट तो किया, लेकिन अभी वो फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हुई नहीं है, ठीक है। तो हैप्लॉइड फॉर्मेट में एग का भी अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और स्पर्म का भी अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो दोनों का उसमें एक मिश्रण कह सकते हैं अभी है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से फर्टिलाइज नहीं किया, तो इसको हमने ट्रांसफर करना है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। आप देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, PNT, दिस इज अ सब्सटीट्यूट टू MST, और दोनों ही इक्वली वेल परफॉर्म करते हैं, दोनों ही अपना काम बहुत ही बेहतरीन करते हैं अगर हमें 3 पेरेंट बेबी चाहिए, ठीक है। तो हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। पहला स्टेप है, हेल्दी डोनर्स एग इज फर्टिलाइज्ड एंड पेशेंट एग इज फर्टिलाइज्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया बेसिकली, अब हमें दोनों ही केस में हमने हेल्दी जो डोनर है जिसके पास हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो मदर है, ठीक है, जिसका हमें न्यूक्लियर DNA चाहिए, दोनों के ही एग्स हैं अपने अपने, और दोनों के एग्स को हमें स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवाना है। और इसलिए हमें इसको बेसिकली फर्टिलाइज करवाने से पहले जो प्रो न्यूक्लियस बन जाता है ना, एक स्टेप पीछे, वो प्रो न्यूक्लियस दोनों का बनाना है। आई होप यू गेट माई पॉइंट, तभी तो ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो हमने ये बेसिकली किया, हेल्दी डोनर के एग को फर्टिलाइज करवाया, पेशेंट के एग को फर्टिलाइज करवाया। सेकेंड स्टेप क्या है, हेल्दी डोनर्स न्यूक्लियर DNA इज रिमूव्ड, ठीक है। जो डोनर का तो न्यूक्लियर DNA हमें चाहिए ही नहीं, तो उसका हमने प्रो न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, ठीक है, हमने उसका प्रो न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। अब क्या किया हमने, मदर्स न्यूक्लियर DNA रिमूव फ्रॉम हर एग एंड इंसर्टेड इनटू द डोनर एग, है ना। देखिए हमें डोनर का साइटोप्लाज्म तो चाहिए ही चाहिए ना, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया ठीक चाहिए, तो हमेशा डोनर के एग में ही मदर के एग का जो न्यूक्लियर DNA है वो हमें इंसर्ट करना पड़ेगा या इंजेक्ट करना पड़ेगा। वही हमने ऊपर किया था, वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। एज ए रिजल्ट द डोनर एग इज लेफ्ट विद, तो डोनर के एग में अब क्या है, न्यूक्लियर DNA है मदर का, है ना, और खुद का मैटरनल जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है वो डोनर का खुद का है। हेल्दी एग इज देन फर्टिलाइज्ड विद पार्टनर्स स्पर्म एंड इम्प्लांटेड इनटू द मदर्स वूम। तो ये बेसिकली फाइनली वही स्टेप हमने पूरा किया, ओके। अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, ये आपको इतने डिटेल में समझने की जरूरत नहीं थी। आई होप आपको प्रोसेस समझ आ गया, इसीलिए मैंने आपको ये दोनों चीजें समझा दी। आपको बस ये याद रखना है कि ये दोनों टर्म्स जो है, ये जो टेक्निक्स हैं, वो किसके लिए है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स बिन सो मच इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिस 3 बेबी फिनोमिनन, ओके। अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ऑफ कोर्स बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। डिजीज प्रिवेंशन, ओके, क्योंकि हर 6000 बेबीज में से एक बेबी अफेक्ट होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर द्वारा, तो ऑफ कोर्स डिजीज प्रिवेंट की जा सकती है। जेनेटिक कनेक्शन, MRT can assist older women with poor quality eggs to have a biologically related child by retaining the woman's nuclear DNA while using the mitochondria from a younger donor. तो of course ये भी हो सकता है, if you're say very old, you know your eggs are not fine, ये सारी चीज़ें, reproductive freedom of course अगर आप चाहते हैं, है ना। MRT can benefit same sex female couples seeking a child genetically related to both with one woman providing nuclear। देखिए अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है कि अगर तो आप एक सेम सेक्स यानी कि दोनों फीमेल्स योर पार्टनर्स, है ना, और आप चाहते हैं कि आप दोनों का अपना बेबी हो, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें एक स्पर्म डोनर होगा कोई, लेकिन एक का न्यूक्लियर DNA और एक का माइटोकॉन्ड्रियल DNA यूज किया जा सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जिसका माइटोकॉन्ड्रियल DNA है अबाउट 37 जीन्स उसके भी रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फ्रीडम का भी एक पॉइंट है। इश्यूज विद माइटोकॉन्ड्रियल, लेकिन ऑफ कोर्स देखिए सबसे पहली बात तो एथिकल इश्यूज हैं। हमेशा देखिए इन तरह की चीज जो इमर्ज करती हैं वो एक अच्छे कॉज के साथ ही इमर्ज करती हैं, लेकिन हमें एक हमेशा डर रहता है कि ये अनएथिकल ना हो जाए, है ना। डिजाइनर बेबीज का पोटेंशियल हमें इसमें दिखता है,
Okay, as MDTs involve genetic modification, they could potentially open the door to the creation of designer babies. और designer babies के अभी तक तो संसार में सब खिलाफ हैं, क्योंकि आप कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं अगर किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, कोई ट्रेड्स आपको, जिसे हम यूजेनिक्स कहते हैं, यूजेनिक्स यानी कि इसकी नाक ऐसी होनी चाहिए, आंखें ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए बच्चा, जो भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एक नेचर के अगेंस्ट जाते हैं अगर हम कुछ भी ट्रीट करते हैं। अगर हम बिल्कुल ही स्पिरिचुअली बात करें, अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो आप जानते हैं अगर कोई बीमारी भी है तो भगवान की दी है, अगर इस तरीके से हम सोचें, ठीक है, कुछ भी दुख है जो भी है, तो आप उसको इस तरह से ट्रीट करके यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, द गॉड, है ना। तो ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इशू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डोनर्स रोल इन चाइल्ड्स लाइफ। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप तो ये चाहते थे कि आपके और आपके पार्टनर का ही सिर्फ डीएनए रहे, आपके और आपके पार्टनर का बायोलॉजिकल चाइल्ड हो, लेकिन ऑफकोर्स उसमें डोनर का तो हमेशा एक प्रेजेंस रहेगा आपके बच्चे में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो डोनर है, ऑफकोर्स वो भी, अब उसका कभी माइटोकॉन्ड्रियल जो डोनर है वो कभी क्लेम कर ले तो ये भी एक थ्रेट रहता है, ठीक है। Issues with mitochondrial donation treatment, effectiveness concerns, the dynamic nature of mitochondria and potential residual। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, जैसे जो मदर है जिसका न्यूक्लियर डीएनए हमें ट्रांसफर करना था, लेकिन बहुत बार क्या होता है मदर का भी जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो रेसिड्यू के फॉर्म में रह जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट शायद इतने ना रहे एमआरटी के। इनकम्पैटिबिलिटी रिस्क्स, अब बहुत बार क्या है, अब देखिए खुद सोचिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसी और वुमन का है और जो न्यूक्लियर डीएनए है वो किसी और वुमन का है, मे बी दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ना हो, दोनों तरह के ये डीएनए, तो ये बहुत सारे रिस्क पैदा कर सकते हैं बच्चे के लिए। आप एक जेनेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस अपना रहे हैं, लेकिन इससे एक दूसरी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ डेटा, अभी देखिए जो एमआरटी है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, अभी एडिक्वेट डेटा भी नहीं है कि इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या नहीं, सो ऑफकोर्स वी नेवर नो। इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड, कॉस्ट बैरियर्स, अब देखिए ये बात तो है, दिस इज द लग्जरी ऑफ रिच। ऑफ कोर्स अगर किसी को इस तरह की दिक्कत है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज, तो वो इस चीज़ को ट्रीट करवाना चाहते हैं, तो अभी तो इसको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही अमीर लोग अगर ये आता है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान के लिए इट्स नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली WHO ने पार्टनरशिप में ग्लोबल AMR R&D हब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के साथ WHO ने मिलके रिलीज की है एक रिपोर्ट जिसका नाम है इंसेंटिवाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट्स 2023। ओके, तो बेसिकली क्या यहाँ पे आपको जानना है, आपको WHO के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड, एस्टैब्लिश्ड इन 1948। आप जानते हैं ये यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है, 194 मेंबर स्टेट्स। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, प्रमोट करे हेल्थ को, वर्ल्ड को सेफ रखना, है ना, टू सर्व द वल्नरेबल सो एवरीवन एवरीवेयर कैन अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, expand universal health coverage, direct and coordinate the world's response to health emergencies and promote healthier lives from pregnancy care to केयर थ्रू ओल्ड एज। ठीक है, ये सब कुछ हमने देख लिया, ये आपको WHO के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हमें देखना है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और ये रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए जो रिपोर्ट है वो G7 कंट्रीज की से रिलेटेड है कि उन्होंने कैसे मॉनिटरिंग की और हैंडलिंग की है AMR की। अगर हम ग्लोबल AMR रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब देखें, ये क्या है, एक पार्टनरशिप है, इसमें गवर्नमेंट्स भी हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, ताकि जितने भी चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं वन हेल्थ अप्रोच को लेके या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेके उसको डील किया जाए, ठीक है। ये सब कुछ तो हमने देख लिया, न्यूज़ के बारे में क्या है, क्या रिपोर्ट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। ओके, तो देखिए जब मैं आपको अभी सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, उसके बाद हम ये सब कुछ जो भी यहाँ पे लिखा है वो पढ़ेंगे और फिर हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, है ना, और ये सब कुछ जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जब भी आपको किसी तरह की डिसीज होती है तो आप उसके खिलाफ, फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन रिलेटेड डिसीज है ऑफ कोर्स, है ना, तो आप उसके खिलाफ कोई भी, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरियल डिसीज है तो आपने एक एंटीबायोटिक लिया, ठीक है। तो आपने जब एक एंटीबायोटिक मेडिसिन ली
तो अब जो आपके अंदर बैक्टीरिया उस डिसीज को कॉज कर रहा है, ठीक है, शुरुआत में तो क्या हुआ, आपने वो जब दवाई ली तो उस दवाई ने असर किया, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पता है क्या हुआ, जो आपके अंदर वो जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है या फिर जो बाहर भी एग्जिस्ट करता है, उसको वो उस दवाई को लेके बहुत ही अडेप्ट कर लिया उसने खुद को, वो अब मर नहीं रहा, उसको उसके डर से या उसके प्रभाव से उसको कुछ नहीं हो रहा, धीरे धीरे धीरे, है ना। तो आपने क्या किया, आपने और रेगुलर बेसिस पे वही दवाई खाने लग पड़े, तो वो कंपैटिबल हो गया, यानी कि वो जो बैक्टीरिया था और वो जो दवाई थी, अब वो एक दूसरे के एंटाई नहीं है, बैक्टीरिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो दवाई तो आप रोज खा रहे हो, इतनी ओवर यूज कर लिया आपने, उसने खुद को अडेप्ट ही कर लिया, है ना, ऊपर से और स्ट्रॉन्ग बन गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, हाई डोजेज लेंगे, फिर वो हाई डोजेज की भी अडेप्ट कर लेगा खुद को। तो जब बेसिकली जो बैक्टीरिया है या जो भी पैथोजन है जिसके खिलाफ अब दवाई काम करनी ही बंद हो जाए, यानी कि पैथोजन ने एक रेजिस्टेंस एक्वायर कर ली है दवाई के खिलाफ, ठीक है, तो उसे हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए ये बहुत रीजंस की वजह से हो सकती है, मैं शुरुआत में ही अगर आपको बताऊं, ओवर यूज के वजह से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मिस यूज के वजह से भी, आपको हुआ एक फंगल इन्फेक्शन है, खा आप एंटीबायोटिक रहे हो, आपको हुआ एक वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक खा रहे हो, ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, तो आपको दवाई असर ही नहीं करती, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक आपको हिंट पता होना चाहिए था। लेकिन देखिए आपके मेंस में AMR पे क्वेश्चन बहुत कुछ 3-4 सालों से ओवरड्यू है, ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन इस बार नहीं तो अगली बार, ठीक है। तो आपको ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन में कुछ फैक्ट्स लिखने हैं, दैट 24 मिलियन पीपल मे बी पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी बिकॉज ऑफ द AMR, ओके। सो ये जो WHO है वो कहता है टॉप 10 थ्रेट्स में से, ग्लोबल हेल्थ के लिए टॉप 10 थ्रेट्स जो है ना, उसमें से AMR एक है। अकॉर्डिंग टू WHO, AMR occurs when bacteria, viruses, fungi and parasites change over time and no longer respond to medicines, making infections harder to treat and increasing the risk of disease spread, severe illness and death. As a result of the medicines become ineffective and इन्फेक्शन परसिस्ट इन द बॉडी इंक्रीज। ऑफकोर्स देखिए अब मेडिसिन जब काम करना बंद हो जाएगी, इन्फेक्शन है बॉडी में, ठीक ही नहीं हो पा रहा, तो डेथ की भी संभावना बन सकती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है क्लेब्सिला न्यूमोनिया, है ना, ये जो बैक्टीरिया है जिससे निमोनिया होता है, ठीक है, अब ये रेजिस्टेंट हो चुका है कुछ मेडिसिन के, ड्रग्स के, ठीक है, खिलाफ, जैसे कार्बापेनम एंड 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, जो बेसिकली इनके खिलाफ दी जाती थी, अब ये रेजिस्टेंट बन चुका है क्लेब्सिला इसके खिलाफ, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने आंसर में, अ गुड एग्जाम्पल। अब देखिए एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में आपको पता है क्या होता है एंटी माइक्रोबियल्स ऐसी। अब देखिए एक और बात, अगर आपके मेंस में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप या फिर कोई एंटी माइक्रोबियल्स ऐसा कुछ भी आता है, तो पहले डेफिनेशन लिखिए, एंटी माइक्रोबियल क्या होता है। एंटी माइक्रोबियल, इसमें 2 वर्ड है, एक एंटी और एक माइक्रोबियल। तो माइक्रोब्स के जो एंटी है उसे हम एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। तो जो मेडिसिन माइक्रोब्स के खिलाफ काम करती हैं उन्हें हम एंटी माइक्रोबियल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। माइक्रोब्स तो ये सब कुछ होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट या ट्रीट करती है इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है, चाहे वो TB के खिलाफ हो, है ना, जैसे बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं, जैसे गोनोरिया, वो भी बैक्टीरियल एक डिसीज है, ठीक है। तो इनके खिलाफ जो भी दवाई दी जाएगी वो एंटीबायोटिक होगी। लेकिन अगर हम वायरस की बात करें, एंटीवायरल, ओके। तो वायरस कॉज डिसीजेस जो होती हैं, जैसे कोल्ड, फ्लू, कोविड-19, HIV, चिकन पॉक्स, है ना, तो इनके खिलाफ जो भी काम करेगा वो एंटीवायरल होगा। एंटाई फंगल्स भी आपको पता है, जो फंगल डिसीजेस के खिलाफ, चाहे वो रिंग वॉर्म हो, थ्रश हो, एथलीट फुट हो। अगर हम देखिए एंटाई पैरासिटिक्स, अब पैरासाइट जो डिजीज या इन्फेक्शन कॉज करता है, देखिए पैरासाइट तो क्या करता है ना, पैरासाइट आपके अंदर जब जाएगा तो वो एक आपकी न्यूट्रिशन देने लग पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चों के पेट में वॉर्म्स होते हैं, है ना, वो भी एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ठीक है। तो उसके खिलाफ जो कीड़े मारने की दवाई दी जाती है, अगर मैं बिल्कुल ही लेमन टर्म्स में कहूँ, तो एंटाई पैरासिटिक है, ठीक है। जैसे मलेरिया भी एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है या पैरासिटिक डिसीज है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये आपके प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग
एक ही किसी ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करता है। एंटाई पैरासिटिक जो कुछ भी अगर मेडिसिन होगी वो एक वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ नहीं काम कर सकती। दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब AMR in India, अब India tops the list of countries with the highest antibiotic consumption. Of course, India has a huge population almost in everything. जो भी consumption वाली चीज़ें हैं ना कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम कहाँ पे किया जाता है, मिल्क कहाँ पे पिया जाता है, ये कहाँ पे होता है, वो सब कुछ इंडिया में ही होता है। तो एंटीबायोटिक कंजम्पशन भी सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है। और इंडिया में तो इनफैक्ट थोड़ा सा अब इसीलिए क्योंकि हाईएस्ट AMR भी इंडिया में ही है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। जो भी घर पे एंटीबायोटिक पड़ी होती है केमिस्ट से जाके या फिर कुछ भी खुद से लिखवा के खाने लग पड़ते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा AMR भी इंडिया में ही है। ओके, तो ये यहाँ पे लैंसेट का जो पेपर है रिसेंटली एक रिलीज हुआ था, उन्होंने डिटेल किया है 5 पैथोजेंस को दैट वर डिफीटिंग सम ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स इन द कंट्री। ओके, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एशरेशिया कोलाई। अब ये सारे क्लेप्सिला न्यूमोनी है ना, ये जो कुछ 5 पैथोजेंस हैं, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट बनते जा रहे हैं। ओके, as per 5th detailed report on antimicrobial resistance by the ICMR, resistance level is increasing to 5 to 10% every year for broad spectrum antimicrobials which are highly misused. देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होते हैं। अब सुनिए, कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, तो वो आपको एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल डिसीज हुई या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, आपने उसके लिए वो एंटीबायोटिक ली, ठीक है। तो वो जो एंटीबायोटिक आपने ली वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो वो सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं बल्कि और भी तरह के कुछ 6-7 कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे उसके खिलाफ काम कर सकती है, तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स हैं। अब आप जानते हैं, जब हमें पता है कि एक दवाई एलर्जी के खिलाफ भी काम करती है, इस इन्फेक्शन के खिलाफ भी काम करती है, तो हम उसको किसी भी तरह की चीज़ में कंज्यूम करने लग पड़ते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स का मिसयूज इंडिया में सबसे ज़्यादा है और इस वजह से बहुत ज़्यादा AMR बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ AMR, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? हाई मेडिकल कॉस्ट। देखिए, जब रेजिस्टेंस ही डेवलप कर ली एक पैथोजन ने, है ना, तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स हैं जो आपको दिए जाएंगे जब आपको कोई इन्फेक्शन होगा, कुछ भी डिसीज होगी, वो तो काम किए नहीं। अब जो रेजिस्टेंट पैथोजन के भी खिलाफ काम कर सके, हमें ऐसे ड्रग्स की जरूरत है। सेकंड लाइन ड्रग्स जिसे हम कहते हैं, जैसे हम टीबी के केस में देखते हैं ना, फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग, थर्ड लाइन ड्रग, है ना, जो मल्टी रेजिस्टेंट। और आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो जितना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंट बनता जाएगा पैथोजन, उसके खिलाफ उतना ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, हाई मेडिकल कॉस्ट। सेकेंड लाइन ड्रग्स महंगे होते हैं, प्रोलॉन्ग। अब ऑफकोर्स जब आप खाए जा रहे हो दवाइयाँ, लेकिन कुछ काम कर नहीं रहा, तो हॉस्पिटल रहना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और टाइम लगेगा आपको ठीक होने में। तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस कितना है, आप खुद सोचिए, क्योंकि आपका कितना समय तो ऐसे ही चले जाएगा, आप ठीक ही नहीं हो रहे हैं। एक होता है ना, कई लोग कह रहे हैं कि बड़े दिन से हमें कफ ही लगा हुआ है, हमें कोल्ड ही लगा हुआ है, क्योंकि आप सही दवाई नहीं खा रहे, आप ठीक कैसे हो गए? ठीक है। इंक्रीज मोर्टालिटी, राइज ऑफ सुपरबग्स। सुपरबग्स आप जानते हैं एक ऐसा जर्म या एक ऐसा पैथोजन जो रेजिस्टेंस बहुत सारे ड्रग्स के खिलाफ पैदा कर लेता है, तो ये तो सुपरबग बन गया, है ना। तो ये कुछ चीजें हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट की। अमंग द टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स फेसिंग ह्यूमैनिटी, AMR is associated with deaths of 4.95 million people in 2019, which is more than HIV और मलेरिया। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 4.95 million people they lost their lives in 2019 because of AMR। ठीक है, ये HIV और मलेरिया इन तरह की डिसीज से भी ज्यादा डेथ्स कॉज करता है, तभी तो WHO ने कहा है टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट टू ग्लोबल इकोनॉमी। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा लेबर लॉस होगी इससे, इंटरनेशनल ट्रेड, हेल्थ केयर कॉस्ट एक्सेट्रा, एंड could cost the world's economy $100 trillion by 2050। राइट अबाउट दीज थिंग्स। ओके, अगर आप आंसर लिख रहे हैं ना तो प्लीज लिखिए। ये कुछ डेटा ना, हर एक टॉपिक में से 2-3 डेटा याद करके रखिए, उसे नोट डाउन कीजिए सेपरेटली एंड ट्राई टू मेमोराइज ऑल ऑफ दैट। insufficient research and development, of course इसीलिए तो WHO और इस तरह की जो रिपोर्ट्स निकल रही है, बहुत ही फोकस्ड मैनर में रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही insufficient हमारा डेटाबेस है इस पे। Okay, so it's very much the need of the hour. Poor return for developing new antibiotic. There is no viable market for novel antibiotics. That's why the new reserve antibiotics fails to cover the cost of the development. Of course, देखिए
हम क्या है ना, कुछ जो गिनी चुनी जो हमारे को मेडिसिन पता है बचपन से, है ना, पैरासीटामोल या फिर क्रोसिन या बड़ी सारी ऐसी, हम उसी पे रहना चाहते हैं। अगर कोई हम एक स्पेशल मेडिसिन जिसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ले भी आए, जब तक उसको एक बहुत ही शानदार लेवल की अवेयरनेस नहीं मिलेगी ना, तब तक उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है मार्केट में। तो ये भी बहुत गलत है। तो इसीलिए जो उसका बनाने का कॉस्ट है उस मेडिसिन का, वही नहीं निकाल पाता एक साइंटिस्ट या फिर एक जो कंपनी है जो उसे प्रोड्यूस कर रही है। तो फिर क्यों कोई मेहनत करेगा इतना, क्यों कोई पैसा लगाएगा। अदर फैक्टर्स लीडिंग टू AMR, और क्या क्या अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस, इसका मतलब क्या है कि ह्यूमैनिटी एट द प्रेजेंट 3 बहुत बड़े इश्यूज को फेस कर रही है। एक है क्लाइमेट चेंज, एक पोल्यूशन और एक बायोडाइवर्सिटी लॉस, और तीनों ही कहीं ना कहीं AMR से लिंक्ड हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में क्या ताल्लुकात हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे होगा तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो जो रेट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ है, या फिर जो रेट ऑफ कोर्स, जब रेट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ गई, है ना, बैक्टीरिया और खुद को रीजनरेट कर रहे हैं, खुद को और ज़्यादा प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया खुद को और फैला रहे हैं वो है ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फैलते जा रहे हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ऑफ कोर्स उतना, आप देखते हैं ना, फंगल ग्रोथ भी तो ऐसी होती है ना। जितना ज़्यादा मॉइस्चर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज़्यादा फंगल ग्रोथ होती है, वैसे ही बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो वो क्लाइमेट चेंज और इसका लिंक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड AMR, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इवन एट द माइक्रोबियल लेवल कैन एज वेल डेवलप AMR अमंग माइक्रोब्स। ओके, देखिए और भी बड़ी सारी चीज़ें, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये चीज़ इलेबोरेट नहीं की, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है ना, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, लेकिन उस बैक्टीरिया को खाने वाले बहुत सारे प्रीडेटर्स एग्जिस्ट करते हैं जो उससे थोड़े से बड़े हैं। ऑफ कोर्स बड़ा छोटे को खाता है ना, लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी एकदम एक्सटिंक्ट हो जाए या फिर लॉस हो जाए उसका एक पर्टिकुलर एरिया से, जोग्राफिकल एरिया से, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट जो वो बैक्टीरिया है ना, तो वो तो और प्रोलिफरेट करता रहेगा। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस इज ऑल्सो नॉट गुड। पोल्यूशन एंड AMR, एफ्लुएंट, अब देखिए पोल्यूशन और AMR का तो बहुत ही बड़ा लिंक है। मैं आपको अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताऊं तो आप जैसे यहाँ लिखा है द पोल्यूट एफ्लुएंट फ्रॉम, हाँ, जैसे हॉस्पिटल से या फिर एग्रीकल्चर से जितना भी वेस्ट निकलता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल वो नालियों में अगर जा रहा है, इफ आई यूज दीज क्रूड टर्म्स, है ना, तो फिर वो जो वेस्ट निकल रहा है जैसे भी, है ना, तो जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो तो और ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे, ओपन में उनको ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो जितना ज्यादा क्लोज कांटेक्ट रहेगा ना एक मेडिसिन और एक बैक्टीरिया के बीच में या किसी भी पैथोजन के बीच में, पैथोजन खुद को और अडेप्ट करता जाएगा, वो उसको इफेक्ट, वो उसको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो ओपन में जब इस तरह के वेस्ट हैं या कुछ भी हैं तो ऑफकोर्स पोल्यूशन की वजह से तो ये चीज़ वो और ज़्यादा खुद को रेजिस्टेंट बनाते रहेंगे। कोविड-19 पेंडेमिक, एंटीबायोटिक यूज़ इन एनिमल्स। ऑफ कोर्स देखिए, अगर आपके एनिमल्स को आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स देते हैं फीवर के लिए या बहुत सारी और दिक्कतों के लिए, फिर उस एनिमल का फ्लैश आप कंज्यूम भी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, so what are the suggestions to handle AMR? Enhance environmental governance, planning and regulatory frameworks. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस लेके आए जो पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और इन तरह की चीज़ों के साथ डील करे। ठीक है, स्वीडन ने अपॉइंट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट AMR एम्बेसडर। इस तरह की जो एम्बेलिशमेंट्स है ना वो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करती हैं। ट्रांसपेरेंसी, अब दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट ऑन योर ओन, you really don't need me. Okay, अब यहाँ पे आया है फंगल डिसीजेज इन प्लांट्स। फंगल डिसीजेज इन प्लांट्स बेसिकली यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता है क्या जानना है। अगर आपको वेयर आर द टर्म्स रिटन,
देखिए, अगर आपको ऐसा हो सकता है, अगर बेसिक आपकी बहुत साइंटिफिक नॉलेज को जज करने के लिए प्रीलिम्स बनाया जाए, जो ऑफ कोर्स आने वाले समय में यही हो रहा है और होगा, तो कुछ कुछ ना फंगल डिसीजेज लिख देंगे प्लांट्स की, ठीक है, और फिर पूछेंगे कि ये जो डिसीजेज ऊपर लिखी हुई हैं ये कौन कॉज करता है, कौन सा पैथोजन कॉज करता है। बैक्टीरिया एक ऑप्शन होगा, एक फंगस ऑप्शन होगा, एक वायरस ऑप्शन होगा, एक पैरासाइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उसका आंसर फंगस होगा, ठीक है। अगर रस्ट लिखा है, कॉर्न स्मट लिखा है, सोयाबीन रस्ट लिखा है, पोटैटो लेट ब्लाइट लिखा है, ठीक है। देखिए, अगर तो आपका जो 12th 11th या आप बायो पढ़ के आए हैं तो आपको ये सब बहुत ही केक वॉक लगेगा, आपको लगेगा अरे इतना इजी क्वेश्चन क्यों आ गया। लेकिन अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं आते तो ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको हो सकती है। तो आपको याद रखना है पोटैटो लेट ब्लाइट, सोयाबीन रस्ट, ये सब कुछ बेसिकली प्लांट्स में फंगस कॉज करता है। Okay, according to a study published in journal Nature, global crop growers have experienced a 10 to 23% loss in crops due to fungal diseases. जो 5 important crops हैं, rice, wheat, maize, soybeans and potato, ये बहुत vulnerable हैं to fungal diseases such as rice blast fungus, wheat stem rust, corn smut, soybean rust and potato late blight. Okay. अब देखिए, फंजाई तो आप जानते हैं, फंजाई कैन बी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट डिजीजेज हैं वो फंगस कॉज करता है, ये बात भी आपको पता है। ओके, सोर्सेज ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। अब फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है, ऑफ कोर्स कैसे भी हो सकता है। इन्फेक्टेड सीड अगर आपने डाल दिया, या फिर सॉइल इन्फेक्टेड थी पहले से ही फंगस से, या क्रॉप डेब्रीज जो एग्जिस्ट करते थे सॉइल में वो इन्फेक्टेड थे, नियर बाय जो क्रॉप्स हैं वो फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हैं, तो इस क्रॉप को भी हो सकता है। वीड्स की वजह से, वीड्स में अगर फंगस लगा है तो वो मेन क्रॉप को भी फंगल इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट जो प्लांट्स में अगर किसी फंगस इन्फेक्शन ने एंटर करना है, तो जो नेचुरल ओपनिंग्स प्लांट्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे स्टोमाटा या स्टोमेटा, जैसे भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस या फिर कभी कभी प्रूनिंग करते हुए, प्रूनिंग क्या होता है, जो हम शेप दे रहे होते हैं प्लांट्स को सीजर से टाइम टू टाइम देते हैं ना, जो गार्डनर होते हैं, ठीक है। तो प्रूनिंग करते हुए कभी कभी हम गलत तरह से काट देते हैं, जिसकी वजह से एक वूंड लग जाता है लीव्स पे, तो या फिर स्टेम पे, ठीक है। तो फिर उन वूंड्स में से भी एंटर कर जाता है फंगल इन्फेक्शन, या कभी इंसेक्ट्स की वजह से, कैसे भी, ठीक है। Concerns associated the rising temperature are causing, of course जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज करता रहेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, और फंगल इन्फेक्शन प्लांट्स में बढ़ते जाएंगे, तो हमें फंगल रेजिस्टेंट प्लांट्स चाहिए। ओके, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है, द राइजिंग टेम्परेचर्स आर कॉजिंग फंगल इन्फेक्शंस टू मूव steadily towards the poles about 7 kilometers a year, यानी कि हर साल 7 किलोमीटर ऊपर ऊपर जाता जा रहा है फंगल इन्फेक्शन का स्प्रेड टुवर्ड्स द पोल्स। यानी कि पोल्स पे तो कभी भी फंगल इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता था ना, क्योंकि वहाँ तो गर्मी नहीं है, मॉइस्चर ही नहीं है, ठंडा ही ठंडा है सब कुछ। लेकिन क्योंकि वहाँ पे भी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, वहाँ पे भी गर्मी बढ़ती जा रही है, तो हर साल 7 किलोमीटर और ऊपर 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 ऊपर, जैसे कि हमें वीट स्टेम रस्ट इन्फेक्शन जो हमें ट्रॉपिकल कंट्रीज में मिलते हैं, वो इंग्लैंड और आयरलैंड में भी अब हमें उसकी रिपोर्ट मिलने लगी है। Higher temperatures encourage the development of new fungal pathogen variants as well. Practicing monoculture has enabled the spike in. अब देखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मोनोकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ही क्रॉप उगाते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में और कुछ आप उगाते ही नहीं है, ठीक है, तो इससे जो फंगस है वो खुद को बहुत क्विकली इवॉल्व कर लेती है और रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। आप फंगीसाइड्स जो डालेंगे उसे पता है कि एक ही तरीके का फंगीसाइड डालना है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। मोनोकल्चर हर तरह से एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मोनोकल्चर बहुत सारी इस तरह की दिक्कतें, फंगल इन्फेक्शंस वगैरह सबसे ज़्यादा होते हैं। द स्पाइक इन द यूज ऑफ एंटी फंगल्स इन ओके, इसकी वजह से भी फंगीसाइड रेजिस्टेंट पैथोजेंस बनेंगे। जितना ज़्यादा ये केमिकल्स यूज़ करोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंट होते जाते हैं इस तरह के पैथोजेंस। या फंगल डिसीजेज इन क्रॉप्स थ्रेटन फूड सिक्योरिटी। ओके, हर चीज़ का एक इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट होगा, एक सोशल इम्पैक्ट जो होगा, एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो होगा, एक साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मल्टी डायमेंशनल अपना आंसर बनाने की कोशिश करना अगर आपके मेंस में आता है। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, आई थिंक अ लॉट ऑफ बायोलॉजी, पर उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें, हम स्विच कर जाएंगे, हम पहले क्रिप्टो माइनिंग देख लेंगे, फिर बीच में सुपर कंप्यूटर्स और ये सब कुछ देख लेंगे ताकि आप भी बोर ना हो, ठीक है, जेनेरिक ड्रग्स से पहले। ऑलराइट,
नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, देखिए कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होता है, कम्युनिकेट करने का मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक किसी चीज को पहुंचाना, ठीक है, इसे हम कम्युनिकेट करना कहते हैं। तो जो डिजीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकती हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। लेकिन अगर कोई डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं हो सकती उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ओके तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज की है स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, ऑपरेशनल गाइडलाइंस निकाली गई हैं, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल गाइडलाइंस कि कैसे बेसिकली इंप्लीमेंट करना है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को 2023 से लेके 2030 तक। यहाँ पे आई थिंक 3 के बाद 0 लगाना यहाँ पे भूल गए, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इन इंडिया। और भी देखिए जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए ड्यूरिंग द इवेंट, 75/25 इनिशिएटिव। 75/25 इनिशिएटिव का मतलब क्या है, 75 मिलियन पीपल विद हाइपरटेंशन। देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गिवन द लाइफस्टाइल वी गाइज हैव, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ये सब कुछ बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इन डिसीजेस पे भी प्रिपेयर करके जाइए। इनफैक्ट आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके तो अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि कम्युनिकेबल डिसीजेस से ज़्यादा डेथ होती है एज कम्पेयर टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दैट्स रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, देखिए जब पैंडेमिक आया, कोविड आया, तो बहुत सारे डॉक्टर्स का या बहुत सारे लोग जो न्यूज़पेपर्स में लिख रहे थे वो यही तो लिख रहे थे कि हमने डिसप्रपोर्शनेट जो अपना ध्यान है, अटेंशन है, वो कोविड-19 को दे दी है, जिसकी वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जिन पे हमें ध्यान दिया जाना, हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर हम नहीं दे पा रहे हैं, जिसका हमें अभी तो इम्पैक्ट नहीं पता चल रहा, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा, और वो हुआ। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। 75/25 इनिशिएटिव क्या है, 75 million people with hypertension and diabetes to be put on standard care by 2025। किसके माध्यम से, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनके माध्यम से हमें 75 मिलियन पीपल जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज से जूझ रहे हैं उनको स्टैंडर्ड केयर या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो एग्जिस्ट करती है वो 2025 तक उनको लेके आना है उस नेट में। ठीक है, हाँ ओके। सशक्त पोर्टल क्या है, लॉन्च किया गया है ट्रेनिंग ऑफ 40,000 प्राइमरी हेल्थ केयर मेडिकल ऑफिसर्स ऑन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्कफ्लो फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इनिशिएटेड टू रियलाइज हेल्थ केयर सर्विसेज क्लोजर टू द कम्युनिटी। ओके, अब देखिए गाइडलाइंस क्या कहती है। गाइडलाइंस को रिलीज किया गया है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन, और ये G20 को ब्रांडेड इवेंट का ही एक पार्ट था ये लॉन्च, या फिर ये गाइडलाइंस का रिलीज। हाइलाइट्स क्या है गाइडलाइंस की, नॉट इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, नथिंग जो भी यहाँ पे लिखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइडलाइन से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड। आपके लिए अगर जो इंपॉर्टेंट है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के स्टैट्स क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है, उनके साथ डील करने के चैलेंजेस क्या हैं, और कम्युनिकेबल डिसीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में डिफरेंसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो क्या ग्लोबल इनिशिएटिव्स या इंडियन इनिशिएटिव्स जो 75/25 हमने देखा, या स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस भी एक पॉइंट बन जाता है आपके लिए, या सशक्त पोर्टल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और आपकी सजेशंस या वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो हम वहीं तक अपना जो डिस्कशन है उसे भी सीमित रखेंगे, पर हम देख लेते हैं कुछ छूट ना जाए। ठीक है, फोकस ऑन गाइडलाइंस क्या कहती है, फोकस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन क्लिनिकल सपोर्ट फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। ओके, कि जो भी प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे प्रिवेंशन का सपोर्ट है वो मिलेगा। दी एग्जिस्टिंग नेशनल, अब देखिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस ने क्या किया है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट किया करता था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एंड स्ट्रोक, NPCDCS, इसको रीनेम कर दिया है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कर दिया है, रीनेम करके NPNCD। ठीक है, और साथ ही में थोड़ा इस प्रोग्राम के एम्बिट को भी वाइडन कर दिया है, यानी कि कवरेज को भी वाइडन कर दिया है, क्योंकि अब इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज भी देखेंगे, जो लंग रिलेटेड डिसीजेज हैं,
एस्थमा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। ये फैटी लिवर तो मतलब एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम है। आप आसपास किसी से भी बात करिए, कोई अपना कुछ चेकअप करवाने जाता है कि ये दिक्कत आ रही है, उसका फैटी लिवर निकल आता है लाइफस्टाइल की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पोर्टल, इसको रीनेम कर दिया है नेशनल एनसीडी पोर्टल के नाम से। अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये क्रॉनिक डिसीजेज हैं, ओके, जो जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, बिहेवियरल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से अकर करते हैं। ठीक है, इसे ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में भी यहाँ पे देखिए कुछ 4 मेन टाइप्स है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जो हार्ट रिलेटेड होती हैं, कैंसर। अब देखिए आप जानते हैं कि अभी भी नंबर 1 पे ऑल्दो हम कहें जो डेथ्स हो रही हैं इंडिया में वो हार्ट स्ट्रोक बेसिकली वजह से हो रही है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की वजह से हो रही है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड नंबर ऑफ डेथ्स हो रही है वो तो कैंसर की वजह से हो रही है। तो फिर सारा ध्यान, डिस्प्रपोर्शनेट ध्यान कम्युनिकेबल डिसीजेस पे क्यों? ओके, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस और डायबिटीज। और भी जो अदर टाइप्स हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, डिप्रेशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ये सब कुछ यहाँ लिखा है। ओके, देखिए पता है ये बहुत ही फ्लॉड मुझे टेबल लगा, क्योंकि जो बिहेवियरल रिस्क फैक्टर है और फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर में भी बिहेवियरल ही है कहीं ना कहीं। मैं कहूँ तो बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल में कुछ रिजिड डिमार्केशन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कौन से बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। देखिए आपके मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है that the surge in non-communicable diseases in India such as hypertension is linked to various behavioral and physiological risk factors, but India has taken certain steps and world too has taken। अब of course इसका बहुत crisp क्वेश्चन बनाया जाएगा, पर मैं आपको जिस्ट बता रही हूँ। and India and world of course have taken various steps to deal with it, but still there remain certain challenges। तो एक बहुत ही full fledged क्वेश्चन है जिसमें 3-4 पार्ट्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। तो क्या बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स है? अनहेल्दी डाइट, जैसे जंक फूड बहुत ज़्यादा। अब अनहेल्दी डाइट खाओगे, जंक फूड ज़्यादा खाओगे तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं लिंक है, लेकिन ऑफ कोर्स आप इसको ऐसे ही करके लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में भी डिफरेंटली ये पूछा जा सकता है। Use of tobacco causes most lung cancers. Yes, of course. This is, I think, tobacco, cigarettes, and ये है क्या? These are nothing but cancers. To be, if I can say that. ठीक है? Alcohol consumption causes high blood pressure, heart disease, blood। अब देखिए physiological risk factor में blood pressure because of low exercise, सीडेंटरी लाइफस्टाइल आपका पड़े रहते हैं तो फिर यही होगा, लो एक्सरसाइज की वजह से ब्लड प्रेशर दिक्कतें हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी कॉजेज, ओके, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पे? इम्पैक्ट क्या होते हैं? लार्जेस्ट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन द वर्ल्ड। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बहुत ज़्यादा इसकी परसेंटेज हमें देखने की मिल रही है पुअर पॉपुलेशन में। इकोनॉमिक लॉस तो आपको लिखना ही लिखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए। इकोनॉमिक लॉस हो रहा है $47 ट्रिलियन, ओके, बाय 2030। ह्यूज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट्स टू फैमिलीज ड्यू टू हेल्थ केयर सर्विसेज। अब जानते हैं, देखिए फैमिलीज में जो है, अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी को कोई भी दिक्कत है, जो ऑफकोर्स हर फैमिली में कोई इस तरह की एनसीडी एग्जिस्ट करती है, तो हम जानते हैं कि टाइम टू टाइम उनकी मेडिसिन उनको वो मिस नहीं करना। ये ब्लड प्रेशर की अगर किसी को एक बार दिक्कत शुरू हो जाती है तो पूरी ज़िंदगी के लिए उनको वो खानी ही खानी है दवाई। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्टिविटी में लॉस है और ये सब वगैरह यहाँ लिखा है। चैलेंजेस क्या है इसको हैंडल करने का? लैक ऑफ ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हिसाब से उनकी खुद की रिपोर्ट ये कहती है द कंट्री हैड ओनली 1 डॉक्टर फॉर एवरी 1457 पीपल। ठीक है, लेकिन WHO क्या रेकमेंड करता है? अ डॉक्टर पेशेंट रेशियो ऑफ 1:1000। तो हमारे पास बहुत कम डॉक्टर हैं पर 1000 पॉपुलेशन। ओके, low budget allocation and utilization. For example, Union Budget 2023-2024 budget has cut funding for NCD control programs to ₹289 करोड़, लेकिन उससे पिछले साल आउटले था ₹500 करोड़। तो जब बजट ही इतना नहीं दे रहे तो ऑफ कोर्स दिक्कत हो सकती है। Poor implementation plans such as lack of comprehensive information pool and management information system, okay, poor adherence to medications। देखिए बहुत बड़ा एक इशू है। पूरी ज़िंदगी जब मेडिसिन शुरू हो जाती हैं किसी चीज़ की
बहुत डिफिकल्ट है सस्टेन करना, और सस्टेन नहीं कर पाते, इसी वजह से बहुत ज़्यादा मोर्टालिटी हो जाती है एनसीडीज में। फॉर एग्जाम्पल 1 in 2 पेशेंट्स डू नॉट टेक देयर ट्रीटमेंट्स एज डायरेक्टेड एंड 1/3। तो इसके लिए बहुत अवेयरनेस, बहुत सपोर्ट, बहुत हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। इनफैक्ट बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बहुत ही यूनिट लेवल पे। चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स। अब देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हमारे, वो अगर लाइफ मिशन जो है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है ना, इस तरह की चीज़ को इतना सोशल कैपिटल दे सकते हैं, तो ये एनसीडी से रिलेटेड भी मन की बात में या बहुत सारे और मीडियम से एक अवेयरनेस पैदा की जा सकती है। ओके, इनिशिएटिव्स, अब जैसा कि मैं आपको बता रही थी क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इंडिया द्वारा टू कर्ब एनसीडीज, और क्या ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं। तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एनसीडी डेटा पोर्टल, ठीक है, और क्या प्रोग्रेस हो रही है एनसीडीज को टैकल करने में, वो इसको बेसिकली ट्रैक करता है ये पोर्टल। और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है, ये WHO द्वारा बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया है, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग एक्शन बिटवीन गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी, कोऑर्डिनेशन बेसिकली बिटवीन गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और ये सब वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक, जो बेसिकली अभी हमने ऊपर देखा था, जिसको अब रीनेम भी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है काफ़ी सालों से एंड इट्स बिन डूइंग रियली वेल। तो ये एक इनिशिएटिव है। नेशनल एक्शन प्लान जो है, ओके, बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये क्यों इसे लाया गया? क्योंकि इट वाज अ रिस्पॉन्स टू WHO ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडीज 2013 to 2020। क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कुछ हो रहा था, ऑफ कोर्स हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह काम करना चाहते हैं, तो हमने अपनी तरफ से ये स्टेप लिया उसके रिस्पॉन्स में। It is aimed at reducing the number of global premature deaths from NCDs by 25% by 2025। नेशनल एक्शन प्लान के बारे में लिखे जो 25% द्वारा बेसिकली कम करना चाहता है एनसीडीज रिलेटेड डेथ को बाय 2025। प्रिवेंटिव स्टेप्स भी हम बहुत सारे ले रहे हैं। अब देखिए, खुद आप याद कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर स्कीम, ठीक है। हेल्दी डाइट है ना, आप जानते हैं जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो टाइम टू टाइम ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है अपने, उसके माध्यम से एक हेल्दी डाइटरी प्लान और इस पर स्ट्रेस देता है। जो पैक्ड फूड्स हैं उस पर भी आप जानते हैं रिसेंट FSSAI ने गाइडलाइंस निकाली हैं कि उस पर बिल्कुल जो इंग्रेडिएंट्स हैं ट्रू वो वही लिखे होने चाहिए। अगर वो सच में कुछ हेल्प करता है हेल्दी डाइट में तो ही लिखो कि इट बूस्ट दिस मेटाबॉलिज्म, बूस्ट दैट, ऐसी कुछ भी हाइप मत बनाओ किसी चीज़ की। और अगर कुछ गलत है कि वो भी हाईलाइटेड वे में होना चाहिए ताकि एक कंज्यूमर अपनी राइट चॉइस मेक कर सके, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी, ओके, जो हम योगा डे, फिट इंडिया मूवमेंट, ये सब वगैरह हम करते हैं, ठीक है। सजेशंस मूविंग फॉरवर्ड फॉर एनसीडीज, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। देखिए, सबसे ज़्यादा आई थिंक इसमें जो रोल प्ले किया जा सकता है वो अवेयरनेस का प्ले किया जा सकता है। तो सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस या सोशल मीडिया, आई थिंक ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे कैन ऑफ कोर्स प्ले देयर पार्ट इज वेल। इम्प्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर, improving access to quality healthcare, including affordable medications and essential medical services, can help manage and treat NCDs effectively. Engage communities, implementing policies and regulations, private sector participation. अब ये तो बना बनू के कुछ भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं। फोकस शुड बी ऑन प्रिवेंशन। ओके, अब देखिए कुछ ज़्यादा ही बायोलॉजी और ये सब हो गया है, तो हम बाकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, जो शॉर्ट न्यूज़ है ना साइंस एंड टेक की, क्योंकि साइंस एंड टेक में बहुत कुछ आया है, तो जो शॉर्ट न्यूज़ होंगी उसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी छोटी सी, आप उससे कवर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि इस बार साइंस एंड टेक थोड़ा मुश्किल भी है ये सेक्शन और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड भी है। क्रिप्टो माइनिंग, नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्रिप्टो माइनिंग से रिलेटेड डेफिनेटली कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके प्रीलिम्स में भी और आपके मेंस में भी। प्रीलिम्स में भी क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं, देखिए जैसे स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स, ये सब कुछ बहुत न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि सेबी काफ़ी न्यूज़ में था रिसेंटली, और जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई अडानी की, उसके बाद जो स्टॉक मैनिपुलेशन, ये वो सब कुछ बहुत न्यूज़ में था। तो कुछ जो टर्म्स हैं बीटा और ये सब वगैरह है ना, ये टर्म्स न्यूज़ में थी, तो
2023 का जो अभी प्रीलिम्स आया है ना क्वेश्चन पेपर, उसमें ऐसी बीटा वगैरह जो टर्म थी वो दे दी गई और लिखा गया दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, रिसेंटली दिस वाज सो मच इन न्यूज, दिस वाज रिलेटेड टू व्हाट, है ना। तो फिर उसका आंसर था स्टॉक मार्केट वाला, है ना, स्टॉक से रिलेटेड। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसे क्रिप्टो माइनिंग से अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रूफ ऑफ स्टेक, हाँ, proof of stake and proof of work, these terms have been so much in news lately, these are related to what, तो उसका एक ऑप्शन डेफिनेटली होगा क्रिप्टो माइनिंग या क्रिप्टो करेंसीज, जो भी, तो वो उसका आंसर है। तो आपको एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए। और मेरा देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो, पर मैं आपको समझा दूंगी बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। बहुत मुश्किल प्रोसेस है क्रिप्टो माइनिंग, ये प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है समझाना समझना। आई विल एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग, पर जो आपको याद रखना है वो ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू क्रिप्टो माइनिंग, बट ऑफ कोर्स यू मस्ट नो व्हाट क्रिप्टो माइनिंग इज, और जिसके लिए हम बेसिकली ये डायग्राम यहाँ दिया है इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज़ क्या है। रिसेंटली भूटान ने और एक सिंगापुर बेस्ड बिटडियर एक कंपनी कह सकते हो आप, ठीक है, बिटडियर ने अनाउंस किया है कि हमारे प्लान है कि हम रेज करेंगे $500 मिलियन। हमें ये $500 मिलियन क्यों चाहिए, क्योंकि हमें क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस को एस्टैब्लिश करना है हिमालयाज में। और हिमालयाज में एस्टैब्लिश हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग जो बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव एक सेक्टर है, उसको हम, या फिर कार्बन इंटेंसिव सेक्टर जिसे आप कह सकते हैं, उसको हम फ्री ऑफ कार्बन बनाना चाहते हैं। कैसे बनाओगे, क्योंकि एनर्जी की तो जरूरत है बहुत ज्यादा क्रिप्टो माइनिंग में, वो इसीलिए क्योंकि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज करेंगे और रिन्यूएबल पावर यूज करेंगे बेसिकली, जिसमें कार्बन नहीं होगा तो इट विल बिकम फ्री ऑफ कार्बन, है ना। तो ये चीज बेसिकली यहाँ लिखी है, ये न्यूज है। क्रिप्टो करेंसी आप जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या है, आप कह सकते हैं ये एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, इसे कोई सेंट्रल बैंक इशू नहीं कर रहा, कोई इस पे देख रेख नहीं रख रहा, कुछ भी नहीं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको यहाँ नहीं समझा सकती, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, फिर भी अगर मैं बताऊँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेसिकली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक जुड़ता जाता है, एक के पीछे एक, जिससे ट्रांजैक्शंस वेरीफाई होती रहती है। इस वजह से फ्रॉड का जो चांस है वो भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इसमें, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से, जो डिजिटल लेजर और ये टेक्नोलॉजी आप सब कुछ जानते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी यू नो वेरी वेल, ओके। All cryptocurrency transactions are maintained via a blockchain network and added to digital ledgers. Bitcoin is the largest in the world according to the market capitalization, followed by Ethereum. देखिए ये तो आपको पता ही है। लेट मी जस्ट सी कि यहाँ पे क्या लिखा है, फिर उसके बाद हम प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक या फिर क्रिप्टो माइनिंग से रिलेटेड मुझे कुछ और चीज़ें जो आपको बतानी है हम वो देखेंगे, ओके। Okay. Presently, huge amounts of electricity are needed to power the vast computer farms that mine for cryptocurrency, leading to heavy criticism. अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि क्रिप्टो माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स अगर आपको चाहिए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उतना ज़्यादा कार्बन खर्चोगे और उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो जाता है और ये सब कुछ, ठीक है। तो हमें ग्रीनर माइनिंग ऑप्शंस चाहिए। जो भूटान वाली ये जो न्यूज़ है, इट्स अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन, okay. The partnership with BitDeer to launch a carbon-free digital asset mining data center represents an investment in a more connected and sustainable domestic economy. भूटान आप ऑलरेडी जानते हैं कार्बन नेगेटिव कंट्री है, कार्बन न्यूट्रल कंट्री हम बनना चाहते हैं 2070 तक। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन न्यूट्रल का मतलब जितना हम कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना हम अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, उतने हमने प्लांट्स उगा लिए हैं, सिंक्स बना लिए हैं एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन भूटान में सिंक ज़्यादा है और एमिशन बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है। और आप जानते हैं क्योंकि जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंडेट करता है that 60% ऑफ द कंट्री हैज टू बी फॉरेस्टेड, सो ऑफ कोर्स सिंक तो बहुत ज़्यादा होगा ही, ठीक है। अब देखिए, आप बहुत ध्यान से सुनिए, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी है हम बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे, ओके। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है या ब्लॉकचेन नेटवर्क है ना, इसमें कोई भी किसी का कंट्रोल नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सब कुछ तो बेसिकली आपको पता है। लेकिन एक ट्रांजैक्शन जो हो रही है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ खरीदना है किसी से, लेकिन आप उसके बदले में उसे बिटकॉइंस देंगे, खरीदने के बदले में, उस सामान के बदले में, या फिर क्रिप्टो करेंसी देंगे।
तो ये जो आपने ट्रांजैक्शन करनी है, अब ये फिजिकली तो नहीं हो सकती, कुछ वर्चुअली हो रहा है और ये ट्रांजैक्शन सेफ है, हो रही है ताकि आपको सामान मिल जाए, आप गया है वहां तक आपका पैसा, ये कैसे, मतलब कैसे, अभी तो देखिए फिजिकली आप किसी को एक 10 रुपए का नोट दे देते हैं, वो ले लेता है, ट्रांजैक्शन हो जाती है, लेकिन ये ऐसे वर्चुअल ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कैसे करते हैं? जो इस वर्चुअल ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने का प्रोसेस है उसे हम क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं। ओके, तो ये चीज आपको पहली बात तो पता होनी चाहिए। आप जानते हैं ब्लॉकचेन में क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन जो आप करेंगे वो एक पिछली ट्रांजैक्शन से लिंक्ड है और सब्सीक्वेंट ट्रांजैक्शन से भी लिंक्ड है, जिन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे चेन बन जाती है, ब्लॉक चेन बन जाती है ना। तो ये बात भी आपको पता है, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ इससे पहले कि हम एडवांस लेवल पे जाएं। ओके, और देखिए अब आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं आपको बताऊं, एलिस जो है वो एक प्रोडक्ट बाय करना चाहती है बॉब से, लेकिन इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए वो बिटकॉइन देना चाहती है। ठीक है, तो उसने अपनी प्राइवेट की को यूज किया और एक मैसेज साइन किया कि इतने अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस मैं देना चाहती हूँ ये प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और बॉब का जो एड्रेस है वो भी उसने उसमें प्राइवेट की में लिंक किया और रिक्वेस्ट किया इस ट्रांजैक्शन को। फिर क्या हुआ, ट्रांजैक्शन जो रिक्वेस्ट की गई है एलिस द्वारा, इसको एक ब्लॉक में बंडल कर दिया गया विद अदर ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक जुड़ गया, पहली ट्रांजैक्शन, बाद की ट्रांजैक्शन बीच में है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, द ब्लॉक इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल द माइनिंग नोड्स। अब क्या हुआ, ये जो ब्लॉक हमने बीच में जोड़ा है ये ट्रांजैक्शन को डिनोट करता है, ये बीच वाला ब्लू वाला। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है बेसिकली, इस ब्लॉक के बारे में पब्लिकली जितने भी नोड्स, माइनिंग नोड्स एग्जिस्ट करते हैं, देखिए कंपटीशन होता है कि कौन वेरीफाई करेगा सबसे पहले, कौन इसको वैलिडेट करेगा, उनको पैसे मिलते हैं ऑफ कोर्स, जो ब्लॉक माइनर, जो बिटकॉइन माइनर्स हैं या फिर जो क्रिप्टो माइनर्स हैं। ठीक है, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है माइनिंग नोड्स के बीच में कि कौन इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा कि एक और ब्लॉक ऐड कर दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो फिर ये जो कंपटीशन होता है, तो बेसिकली यहाँ पे द नेटवर्क ऑफ नोड्स वैलिडेट्स एलिस ट्रांजैक्शन यूजिंग एल्गोरिथम्स इन अ प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को, वैलिडेशन के प्रोसेस को यूजिंग एल्गोरिथम्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड इन द ड्यू कोर्स, और चीज़ें आगे आती जाएंगी, आप समझते जाएंगे। तो इसे हम माइनिंग कहते हैं। जो सबसे पहला माइनर होता है ना, जो वैलिडेट करने में सक्षम हो पाता है एक न्यू ब्लॉक को, जो इस पूरे चेन में घुस गया है ना, तो उसको बेसिकली क्या मिलता है, जो एलिस ने एक पेमेंट किया है ना, उसका कुछ हिस्सा एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि आपने क्या किया, इतने कंपटीशन में जीत गए आप, आपने वैलिडेट कर दिया इस ट्रांजैक्शन को, किसी ने तो वैलिडेट करना ही है ना, तो थोड़ा सा बिटकॉइन उसे रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। ओके, द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, न्यू ब्लॉक ऐड हो गया है ब्लॉकचेन में अब फाइनली, और बॉब को अपना बिटकॉइन मिल गया है और प्रोडक्ट उसे दे देगा वो। ठीक है, तो ये होता है पूरा क्रिप्टो माइनिंग का प्रोसेस, और पूरा एक आप कह सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन का प्रोसेस। ठीक है, तो जो वैलिडेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है ना, उसे हम माइनिंग कहते हैं। इसमें बहुत सारे नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम क्रिप्टो माइनर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो भी पहली बार सॉल्व करता है ऑफ कोर्स वो माइनर कहलाता है और उसको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो ये यहाँ पे हमने प्रोसेस देखा, अब हम प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। आई अगेन रिपीट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। ये जो हमने देखा, जो क्रिप्टो माइनिंग होती है वो प्रूफ ऑफ वर्क है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक बोथ आर टू मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ प्रोसेसिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस। ओके, तो ये चीज़ आपको पहली बात पता होनी चाहिए। मेन डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक है उसमें क्रिप्टो स्टेकिंग होती है, लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क में क्रिप्टो माइनिंग होती है। अभी मैंने क्या बताया आपको क्रिप्टो माइनिंग के प्रोसेस में, कि हम बेसिकली वैलिडेट करने के लिए कंपटीशन हुआ, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व की, जिसे हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रिप्टो माइनिंग, जैसे हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। आपने कुछ वर्क किया एंड यू आर एबल टू वैलिडेट अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। क्रिप्टो स्टेक क्या होता है कि बेसिकली जो कुछ क्रिप्टो स्टेकर्स, अगर एक वर्ड एग्जिस्ट करता है तो आप ये समझ लो कि वो ऑलरेडी कुछ जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो ओन करते हैं, तो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए वो अपना थोड़ा सा अमाउंट उस पर लगाते हैं।
स्टेक करते हैं कि मैं इसको बताऊँ, मैं कॉन्फिडेंट ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, ये सही हुई है ट्रांजैक्शन, ये ब्लॉक एक नया ऐड हो गया जिसकी वजह से मैं अपनी थोड़ी सी क्रिप्टो करेंसी स्टेक कर रहा हूँ, हेंस यू नो दिस गेट्स वैलिडेटेड, दिस इज नोन एज क्रिप्टो स्टेकिंग। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूं, जो प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है, लेकिन अगर प्रूफ ऑफ स्टेक एसेट की बात करें तो इथीरियम, जैसे यहाँ लिखा है ये प्रूफ ऑफ स्टेक है इथीरियम। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो आई थिंक दिस इज व्हाट यू मस्ट नो। इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। प्रोज क्या है प्रूफ ऑफ वर्क में? स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, विच इज़ अ गुड थिंग। क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड्स फॉर माइनर्स, माइनर्स को कुछ रिवॉर्ड मिलता है ना, जब वो वैलिडेट कर देते हैं, जो मैंने आपको बताया। डिसेंट्रलाइज मेथड है वैलिडेशन का, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, लेकिन कौन क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चाहिए। पूरा पूरा फार्म एग्जिस्ट करता है। आप सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया में कॉम्पिटिशन होता है, ऐसा होता नहीं है वैसे तो। एक पूरा फार्म एग्जिस्ट करता है जिसमें कंप्यूटर्स उस पर लोग बैठे होते हैं जो बेसिकली क्रिप्टो माइनिंग का काम करते हैं, ठीक है। Extensive high energy usage, yes. Slow transaction speed, high transaction fees. प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं चाहिए, फास्ट ट्रांजैक्शन, एनर्जी एफिशिएंट, लेकिन इसमें भी दिक्कतें हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज, ऑफ कोर्स जब तक आपके पास बहुत पैसा नहीं है, खुद आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इतनी एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको अमीर होना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। ओके, अबाउट क्रिप्टो माइनिंग, इट इज़ द प्रोसेस दैट सेवरल cryptocurrency is used to generate new coins and verify and process new transactions. It involves vast decentralized networks of computers around the world that verify and secure blockchains, the virtual ledgers that document cryptocurrency transactions. Okay, now this is not important, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट ये ख़त्म ही हो जाता है आर्टिकल यहाँ पे, बट आप खुद से पढ़ सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयूज वाली माइनिंग होती है जिसमें प्रोसेसर्स को यूज़ किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स माइनिंग होती है, फिर एसिक्स माइनिंग होती है। नॉट इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको समझो भी मत, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ओके, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, हम जेनेरिक ड्रग्स को देख लेते हैं, फिर सुपर कंप्यूटर्स देखेंगे। ओके, देखिए, जेनेरिक ड्रग्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया एक हब बनना चाहता है, फार्मेसी हब बनना चाहता है। तो और साथ ही में आप ये भी जानते हैं कि हमें क्रिटिसाइज़ भी बहुत किया जा रहा है रिसेंटली, कुछ जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे गैम्बियन डेथ्स हुई हैं, उज़्बेकिस्तान में डेथ्स हुई है हमारे काफ सिरप, और बड़ी सारी चीज़ें जो श्रीलंका में अभी रिसेंटली कुछ हमारे जेनेरिक ड्रग्स की वजह से जो डेथ हुई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो और आपको इम्पोर्टेंट बना देती हैं, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो एम्फसिस है जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर, इस वजह से भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक जेनेरिक ड्रग क्या है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक अलर्ट इशू किया है सारे डॉक्टर्स को, जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, CGHS, वेलनेस सेंटर्स जो भी हैं, पॉलीक्लिनिक्स, कि आप सबको जेनेरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करनी है, ठीक है। अब जेनेरिक मेडिसिन या जेनेरिक ड्रग क्या होता है? एक ऐसा फार्मास्यूटिकल ड्रग जिसमें सेम केमिकल सब्सटेंस है, किसके तरह, जो एक पेटेंटेड ड्रग में होता है ना, बिल्कुल सेम केमिकल सब्सटेंस है, सब कुछ सेम है, इफेक्ट सेम है, एवरीथिंग इज सेम, है ना, जो एक ब्रांडेड मेडिसिन है ना। लेकिन थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो सकता है, टेस्ट डिफरेंट हो सकता है, आप कह सकते हैं कि थोड़ा जो नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं थोड़े से वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तो सेम होता है एज दी ओरिजिनल वन, ठीक है। चीपर होते हैं ये जेनेरिक ड्रग्स के बारे में आपको पता होना। यूजुअली जो जेनेरिक ड्रग्स होते हैं, ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल, दे आर अलाउड फॉर सेल आफ्टर द पेटेंट्स ऑन द ओरिजिनल ड्रग्स एक्सपायर, यू मस्ट नो दिस, okay, but there's no compromise on the performance, equivalent as far as the performance is concerned. A generic medicine drug is a medication created to be the same as an already marketed brand name drug in dosage form, safety, strength, route of administration, quality, performance characteristics and intended use. Okay, डिफरेंसेस आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं, पर मैंने सब कुछ बता दिया
कि क्या फीचर्स हैं। ब्रांडेड ड्रग्स के वो पेटेंट प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन जेनेरिक ड्रग्स में कोई ऐसा पेटेंट वाली चीज़ नहीं है, बहुत सारे कंपनीज इसे बना सकती हैं। क्लिनिकल स्टडी, अगर आपको एक ब्रांडेड ड्रग है तो ऑफकोर्स उसको बेचने से पहले आप उसे परफॉर्म करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स को सब कुछ, लेकिन जेनेरिक ड्रग्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्लिनिकल स्टडी क्यों परफॉर्म करनी है, वो तो ओरिजिनल ड्रग के जिसके आप जेनेरिक फॉर्म है उसकी हो चुकी हुई है, बस उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया कि अब आप उसे जेनेरिक फॉर्म्स में बना सकते हैं, बस यही तो बात है। प्राइस कॉस्टली होगा ब्रांडेड ड्रग्स का, इसका चीपर देन ब्रांडेड ड्रग्स, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। और अब जानते हैं कि टेस्ट और थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है, पेरेंट्स भी थोड़ी सी डिफरेंस होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें एक ब्रांडेड ड्रग का क्रोसिन और उसका जेनरिक ड्रग है पैरासिटामोल। प्रेजेंटली अब ये भी आपको आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन की अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और उसके जो रूल्स हैं 1945। नो डेफिनेशन व्हाटसोएवर, ठीक है। ये तो हम बस अपने लिए देख रहे हैं कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है। रेगुलेशन ऑफ जेनेरिक मेडिसिन इन इंडिया, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशंस हैं 2002 की, जो रिलीज की गई है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, वो प्रिस्क्राइब करती है दैट एवरी फिजिशियन शुड prescribe drugs with generic names legibly and preferably in capital letters, and he or she shall ensure that there is a rational prescription and use of drug। ठीक है, जितना डोसेज चाहिए उतना लिखे, कैपिटल लेटर्स में लिखे, जेनेरिक नेम्स जो हैं लेजिबली लिखें जो समझ आए, ठीक है, तो कुछ ओवर यूजेज ना हो, ये सारी चीज़ें। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा लाया गया था, ये एम्पावर करता है एप्रोप्रिएट स्टेट मेडिकल या कंसर्न या रिस्पेक्टिव स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को या एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड को टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ डॉक्टर फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द अफोर्सेड रेगुलेशंस। कोई भी ऐसी रेगुलेशंस जो एग्जिस्ट करती हैं उस अगर उसको वायलेट किया जाता है तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945, amendment by Ministry of Health and Family Welfare for making it mandatory to grant license for a drug formulation containing single active ingredient in proper name only। okay? तो ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जितना यहाँ पे लिखा है ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको ब्रांडेड ड्रग और जेनेरिक ड्रग में डिफरेंस कि इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, और कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्टेटस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया, फार्मास्यूटिकल्स पे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत प्रॉबेबल है। फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें रिसेंटली हुई हैं कि हम अगर ऐसा क्वेश्चन आया that India wants to be the pharma hub of the world, however there exist certain challenges, but you know ऐसा करके कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उसका इंट्रोडक्शन आप ये लिख सकते हैं that the pharmaceutical industry in India is the third largest in the world in terms of volume and 14th largest in terms of वैल्यू, ठीक है। तो ये आप लिखिए, इंडिया आप जानते हैं लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनेरिक मेडिसिन का ग्लोबली, 20% शेयर है ग्लोबल सप्लाई में हमारा बाय वॉल्यूम। जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023 यानी कि 2022-2023 वो एस्टिमेट करता है इंडिया की डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट को टू टच $130 बिलियन बाय 2030, है ना। तो ये सारी चीज़ें, या आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कुछ भी, जो भी चीज़ें लिख के। इनिशिएटिव्स क्या हैं जिसकी वजह से हम प्रमोट कर पा रहे हैं जेनेरिक मेडिसिन को, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। और रीजंस क्या है जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करने का, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या इनिशिएटिव्स हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा लाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मत समझ लीजिएगा अगर आपके कभी प्रीलिम्स में आ जाए, ठीक है। तो अगर जन औषधि है, औषधि एक ड्रग है, ड्रग वुड डेफिनेटली कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जस्ट रिमेंबर दैट, ओके। अंडर विच प्रधानमंत्री बीजेपी केंद्रास यानी कि भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्रास अक्रॉस द कंट्री विल मेक क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स एंड इम्प्लांट्स एक्सेसिबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस। यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन भी मिलती है, इनफैक्ट कहीं कहीं इम्प्लांट्स, कहीं डायलिसिस वगैरह भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ओके। और जो इम्प्लांट्स हैं वो भी, हियरिंग एड, ये सब वगैरह भी अवेलेबल है। National Health Mission in 2008 by Ministry of Health and Family Welfare, support is provided for provision of essential generic medicines free of cost in public health facilities। अब आप ये भी जानते हैं जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल
एंड फर्टिलाइजर्स इस पे काम कर रही है ताकि जो ड्रग इंटरमीडिएट्स हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये जो हम डिपेंडेंट है अभी तक चाइना पे, उसको इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किया जाए। आप जानते हैं पैंडेमिक के समय कितनी दिक्कत आई हर कंट्री को, क्योंकि सब एपीआई के लिए डिपेंडेंट थे चाइना पे। रीजंस क्या है जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के? पहली सबसे बड़ी बात है ना अफोर्डेबिलिटी, मेडिसिन अफोर्डेबिलिटी। और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 ये बताता है कि अभी भी जो आउट ऑफ पॉकेट आप यहाँ पे जैसे देखेंगे अबाउट 48.2% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज फिनेंस्ड बाय हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी कि अराउंड 50%, हाफ ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो भी आप कर रहे हैं आज इंडिया में, सब अपने जेब से निकाल के कर रहे हैं। सरकार इतना नहीं प्रोवाइड कर पा रही है सबको कि सबका ये कॉस्ट कट जाए, ठीक है। और इसमें से भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में से भी या टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में से भी मेडिसिन पे जो खर्चा है वो 20 से 60% तक का है। तो इट इज़ ह्यूज। अगर मेडिसिन पे खर्चा रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करवा के, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर या टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ही कम हो जाएगा। ओके, क्रिएट्स कंपटीशन। अब देखिए क्योंकि जो जेनेरिक ड्रग्स हैं वो बहुत सारे लोग बना सकते हैं, तो उसमें भी कंपटीशन आ जाता है मार्केट प्लेस में, विच इज़ गुड क्योंकि कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। एक्सपेंडिंग जेरियाटिक पॉपुलेशन एंड राइजिंग कोमॉर्बिडिटीज, जैसे जैसे ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उनकी डिमांड बढ़ती रहती है, लेकिन ऑफकोर्स ओल्ड पॉपुलेशन में इतना खर्चा वो नहीं कर सकते, तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी क्रिटिकल मेडिसिन की, तो इट्स गुड फॉर देम। Developing pharmaceutical sectors, expanding generic medicine export market. Currently, India supplies over 50%. आप जानते हैं this is a very important fact कि इंडिया सप्लाई करती है 50% of Africa's requirement for generics, 40% of generic demand in US and 25% of all medicines in the UK. लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ challenges हैं जो exist करते हैं जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करने में। इलेजिटिमेट ड्रग्स, देखिए 2018 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया कि 4.5% ऑफ ऑल जेनेरिक ड्रग्स जो डोमेस्टिक मार्केट में सर्कुलेटेड है वो सब स्टैंडर्ड है, सब ऑप्टिमल है। ओके, तो इलेजिटिमेट ड्रग्स का भी एक बहुत बड़ा खतरा है। लैक ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज, ड्रग कंट्रोल प्रोसीजर्स इन इंडिया सफर फ्रॉम लैक ऑफ फंड, रिसोर्सेज एंड मैन पावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है। काउंटरफीट मेडिसिन सेलर्स, आप जानते हैं फेक मेडिसिन या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है ना, जो ड्यूबियस सप्लायर्स सप्लाई करते हैं। परसेप्शन ऑफ पेशेंट, आप जानते हैं यूजुअली जो चीज़ सस्ती होती है या जो जेनरिक फॉर्म में है मेडिसिन, उसको लेके पेशेंट समझता है कि ये ज़्यादा असरदार नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, चैलेंज है। ये अवेयरनेस जनरेशन इस फ्रंट पे बहुत ज़रूरी है। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, बिग फार्मेसी कंपनीज मेंटेन देयर मोनोपोली ऑन ड्रग। ऑफ कोर्स ये आप जानते हैं जब तक मोनोपोली ख़त्म नहीं होगी तब तक जेनरिक मेडिसिन कैसे आएंगे, तो मोनोपोली ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो तो बार बार अपना पेटेंट के बाद रिन्यू पेटेंट फिर रिन्यू पेटेंट करते रहते हैं। जैसे अभी HIV से रिलेटेड कितनी प्रोटेस्ट चल रही थी, जो HIV का आई थिंक सेकेंड लाइन ड्रग है या थर्ड लाइन ड्रग है जिसको लेके और जो TB का भी जो बेडाक्यूलिन है उसको उसकी मोनोपोली ख़त्म करने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन उसकी मोनोपोली फाइनली ख़त्म कर दी गई है। जुलाई में उसका पेटेंट रिन्यू नहीं किया जाएगा ताकि अब जेनरिक मेडिसिन बन सके। पेटेंट हैज़ टू एक्सपायर फॉर दिस जेनरिक मेडिसिन टू कम इनटू पिक्चर, राइट? ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी अभी भी है, बहुत सारे की स्टार्टिंग मटीरियल्स या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसीलिए तो PLI लाया गया है। ओके, way forward, all stakeholder approach. Drugs Controller General of India should work in close association with pharmaceutical companies and local drug controller authorities to control illegitimate या counterfeit drugs जो exist करते हैं मार्केट में। Clear categorization करिए, क्या होता है एक पुअर क्वालिटी का ड्रग, तो क्वालिटी का बेंचमार्क लेके आइए, ठीक है। यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एंटाई काउंटरफीटिंग टेक्नोलॉजी लेके आइए जो प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन में हेल्प करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कीजिए इसमें। अवेयरनेस अबाउट जेनेरिक ड्रग्स, ठीक है, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्राज हैं इनके माध्यम से, ठीक है।
Providing compulsory licensing right to access of generic drugs is a human right, yes, and not granting compulsory licensing to such drugs would lead to restricting their production and access. Compulsory licensing का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से ऐसे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जब पेंडेमिक आया तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही थी. ओके, I would read it first and then explain it to you. Compulsory licensing is when a government allows someone else to produce a patented product or process without the consent of the patent owner or plans to use the patent protected invention itself. It is one of the flexibilities in the field of patent production included in WTO's agreement on intellectual property, the TRIPS agreement. देखिए, कंपल्सरी जब कोविड आया और फिर उसकी वैक्सीन्स आई और ये सब वगैरह, तो सबने कहा कंपल्सरी लाइसेंसिंग को लेके आई और WTO इसको अलाउ करता है. कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं, कहीं बीमारियां ऐसी हैं कि उसके जो उसके लिए दवाई एग्जिस्ट करती है या जो भी ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करती है उसका पेटेंट किसी कंपनी के पास है. तो लेकिन क्योंकि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो जो सरकार है वो किसी एक कंपनी को या किसी और कंपनी को अलाउ कर सकती है कि जो पेटेंटेड ट्रीटमेंट है वो आप भी प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, या फिर वो अपने हाथ में खुद गवर्नमेंट ले सकती है और उस पेटेंटेड प्रोडक्ट को खुद बनाना शुरू कर सकती है. ठीक है, तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है. कंपल्सरी लाइसेंसिंग. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं. अब इसमें 3 शब्द हैं, एक तो स्मॉल, एक मॉड्यूलर और एक रिएक्टर. ठीक है, स्मॉल मतलब छोटा, जो लार्ज और माइक्रो के बीच में आता होगा, मीडियम यानी कि कह सकते हैं आप इसको. और मॉड्यूलर मतलब आपने मॉड्यूलर किचन देखा है. मॉड्यूलर किचन में क्या होता है कि इतना सब कुछ कॉम्पैक्ट, उसमें जाके बस इंस्टॉल, रेडी टू इंस्टॉल चीज़ें होती हैं, बस फिट कर देना है, कुछ फालतू उसमें मिस्त्री नहीं लगने जाके या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती. आई होप यू गेट माई पॉइंट. वैसे ही ये भी बहुत प्रिसाइज, रेडी टू इंस्टॉल, एक बहुत ही पोर्टेबल सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं रिएक्टर होता है. रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर. एक रिपोर्ट आई है, रोल ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन एनर्जी ट्रांजिशन, जो रिलीज की गई है नीति आयोग द्वारा. एनर्जी ट्रांजिशन करनी है, यानी कि फॉसिल बेस्ड जो हम एनर्जी वर्ल्ड में रहते हैं उससे अगर हमें खुद को ट्रांजिशन करना है टुवर्ड्स अ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वायरमेंट, so of course we need to know the role of small modular reactors in that particular process. ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है. लार्ज या कन्वेंशनल रिएक्टर क्या होते हैं, जो 700+ मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं इसको का पावर होता है. ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आप कह सकते हैं 30 to 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, माइक्रो इज अप टू 10 मेगावाट. ठीक है, ओके. एज पर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो SMRs हैं वो एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी रेंज करती है फ्रॉम लेस देन 30 मेगावाट ई टू 300+ मेगावाट ई, जो अभी हमने ऊपर देखा. जो इनका रूट्स है SMRs का या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का, इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1940s to 1950s, जब स्मॉल कैपेसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज किया गया था फॉर वेरियस मिलिट्री पर्पसेस. ठीक है, ये हम वर्ल्ड वॉर के आसपास या उसके बाद का समय की बात कर रहे हैं. SMRs, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्मॉल का मतलब फिजिकली अ फ्रैक्शन ऑफ द साइज ऑफ कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, मॉड्यूलर मतलब फैक्ट्री असेंबल्ड रेडी टू इंस्टॉल, एंड रिएक्टर इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे बेसिकली हम फिजन के प्रोसेस को हार्नेस करके एनर्जी जनरेट करते हैं. ठीक है, अब फिजन और फ्यूजन ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, विजन IAS की ही, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट फॉर नाउ. ओके, एडवांटेजेस क्या है SMRs के, फिर चैलेंजेस और क्या है. ये टाइप्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ही कोई ज़रूरत नहीं है. फिर वे हाइट, फिर कंक्लूजन. ओके, और इंटरनेशनल न्यूक्लियर लायबिलिटी कन्वेंशंस जो एग्जिस्ट करते हैं, वियना कन्वेंशन on civil liability for nuclear damage, convention on supplementary compensation, Paris convention, joint protocol, we will come to it. Advantages क्या है SMRs के, adaptable and scalable. SMRs को क्योंकि मॉड्यूलर है and all of that, इसको स्केल किया जा सकता है, स्केल अप भी किया जा सकता है, स्केल डाउन भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है हमें सप्लाई करना है ज़्यादा पावर कि कम पावर. लॉन्गर रीफ्यूलिंग इंटरवल,
ये जो SMR बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको रीफ्यूल करने की ज़रूरत 3 से 7 सालों में पड़ती है, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल प्लांट्स को देखें 1 से 2 सालों में, यानी कि ज़्यादा टाइम तक चल सकता है बिना रीफ्यूल किए। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया। पैसिव सेफ्टी फीचर्स, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो SMR है उसकी रिलायंस होती है लॉज ऑफ फिजिक्स पे, कि अगर कुछ भी उन्हें सही नहीं लगेगा खुद से शट डाउन हो जाएगा और खुद से रिएक्टर को कूल करने लगेगा ताकि कोई डिजास्टर अकर ही ना करे किसी भी अबनॉर्मल सर्कमस्टेंस में। ठीक है, तो इनहेरेंट सेफ्टी के साथ आता है SMR। इन मोस्ट केसेस दीज टेक्नोलॉजीज डोंट नीड अ पावर सप्लाई एंड कैन हैंडल एक्सीडेंट्स विदाउट द असिस्टेंस ऑफ अ पर्सन और अ कंप्यूटर। A molten salt reactor with a freeze stopper is an example of passive safety mechanism. इकोनॉमिकल है, ऑफ कोर्स ये भी यहाँ पे एक चीज़ लिखी है। इकोनॉमिकल क्यों? क्योंकि लो कैपिटल आउटले चाहिए, है ना। ऑल्सो दे हैव द अडेप्टेबिलिटी टू अलाउ को जनरेशन सप्लाई हीट फॉर डीसेलिनाइजेशन व्हेन कपल्ड विद वेरिएबल एनर्जी सोर्सेज कैन मिटिगेट फ्लक्चुएशंस ऑन अ डेली एंड सीजनल बेसिस। फाइन, वही है मोर और लेस। चैलेंजेस क्या है लेकिन SMRs के? टेक्नोलॉजी चॉइस इशू। अब देखिए, more than 80 SMR designs अभी exist करते हैं। they are at different stages of development and licensing। तो उनका जब simultaneous deployment करना होगा तो इतने सारे different designs के लिए different regulatory mechanisms चाहिए, तो regulatory challenges हो जाएंगे। ओके, तो I hope you get my point। तो बहुत सारा cost optimization यहाँ चला जाएगा। ओके, फिनेंसिंग, तो हम कह रहे थे कॉस्ट कम लग रही है, ये लग रहा है वो लग रहा है, तो बाकी ये रेगुलेशन में और ये जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ एग्जिस्ट करेगी इतने डिफरेंट डिज़ाइंस के लिए, वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिनेंसिंग, अकॉर्डिंग टू IEA एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट फॉर न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन इज अराउंड $100 billion by 2030। ओके, also private capital only marginally gets invested in the SMR industry and not to the level of the needed requirement। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी है और बहुत ज़्यादा फिनेंसिंग चाहिए। और आप जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था, आई थिंक ये इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो में, कि न्यूक्लियर एक्सपेंशन के बिना एनर्जी ट्रांजिशन नहीं हो सकती। कितना भी आप सोलर पावर विंड पावर करते रहें कुछ भी नहीं होने वाला, ये IAE खुद बताता है। ठीक है, so nuclear energy has to be the thing, it has to be the go-to energy option। licensing challenges, newly developed SMR technologies may find it difficult to accommodate in the existing licensing process। existing licensing process को modify करना पड़ेगा ताकि you get these also fit into it। Okay, supply chain issues, supply chains for SMR industry may need consolidation in order to capitalize on economies of scale, safeguard challenges and all of that। way ahead क्या होना चाहिए? फिर अपडेट करो अभी जो एग्जिस्ट करते हैं उन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को। ठीक है, ताकि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो SMR टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन है उनको लाइसेंस करने में, रेगुलेट करने में सक्षम हो सके। अपडेट करो सेफ्टी असेसमेंट मेथोडोलॉजी को। ठीक है, define the emergency planning zone for SMRs, follow standard operating procedures for safe handling of spent fuel and reprocessing, collaborative framework। Stakeholders need to share best practices and regulatory insights at an early stage of technology development। Standardization of design, it will open the possibility of repetitive, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इतने सारे डिज़ाइन जो हैं वो और कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर देते हैं और इकोनॉमिक कॉस्ट भी ले आते हैं। तो एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन ज़रूर होना चाहिए ताकि उसकी रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग, बार बार उसी तरह के SMRs को ऑर्डर दिया जा सके और उन्हें एस्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, ताकि जो इंडस्ट्री 4.0 पैराडाइम में हम एंटर करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली हो सके। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आइए, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ लिखी है। सुपर कंप्यूटर्स, अब देखिए आपके प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्या आएगा। आपको पहली बात तो सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरा, आपको जो टर्म्स लिखी जाएंगी, एरावत, कॉमा, परम सिद्धि, कॉमा, प्रत्युष, कॉमा, मिहिर, दीज आर व्हाट, है ना। तो उसके ऑप्शंस में दे देंगे दीज आर मिसाइल्स, दीज आर सबमरीन्स, एक है सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर इज द आंसर। और क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, सुपर कंप्यूटर कुछ नहीं है, बस एक जो कन्वेंशनल कंप्यूटर है उसका एक
स्पीडियर फॉर्म है, ठीक है। जो एक कन्वेंशनल कंप्यूटर करता है 0 और 1 के फॉर्म में, बिट्स में, जो ट्रांजैक्शन, जो कैलकुलेशंस करता है, उसको बस क्विकली कर सकता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में कर सकता है, उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में सब कुछ ही चेंज हो गया, प्रिंसिपल ही चेंज हो गया, रैशनल चेंज हो गया, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट फास्टर, फास्टर वाली चीज नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम मैकेनिक्स को यूज किया जाता है, ठीक है, कि वो 0 और 1 दोनों में एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर सकता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम, है ना, ये सब कुछ जो आप पढ़ते हैं, तो ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। वो तरह की कैलकुलेशंस या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है जो एक सुपर कंप्यूटर, एक कन्वेंशनल कंप्यूटर कभी कर ही नहीं सकता, है ना। तो ये डिफरेंस है। आई थिंक यहाँ ये चीज़ लिखी नहीं है, पर आप क्वांटम कंप्यूटर आपने पिछली मैगजीन में कवर किया होगा, तो उसको आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया का जो AI सुपर कंप्यूटर है एरावत, 75th रैंक आई है उसकी टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में। ये किसने अनाउंस किया है? इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस जो होल्ड की गई थी जर्मनी में। एरावत क्या है? एरावत हैज बीन इंस्टॉल्ड एट द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे हम CDAC कहते हैं, पुणे में, महाराष्ट्र में। एरावत सुपर कंप्यूटर भारत का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है, जिसकी स्पीड रिमार्केबल है ऑफ 13,170 टेराफ्लॉप्स। आपको फ्लॉप्स के बारे में भी पता होना चाहिए, अगर प्रीलिम्स में आता है फ्लॉप्स क्या है बेसिकली, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो इसमें कैलकुलेट की जाती है। Okay, so let's see. What is a supercomputer? Supercomputer is a high performance computing system that delivers exceptional processing power and computational capacity compared to a general purpose computer. Performance of a supercomputer is measured in floating point operations per second, flops, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कह लो, स्पीड कह लो, कुछ भी, है ना, तो ये बेसिकली फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। सुपर कंप्यूटर्स कंटेन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स एंड कैन परफॉर्म बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस पर सेकंड। ये सारी चीज़ें अब आप जानते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इतनी क्विकली मूव करती है बिटवीन द प्रोसेसर्स इन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर, है ना, तो रियल टाइम एप्लीकेशन एकदम ही इंस्टेंट आप एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, कंपेयर टू द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिफरेंट टाइम पे जाएगी। रियल टाइम एप्लीकेशन नहीं हो पाती वहाँ पे। बाकी जो इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं जो टॉप 500 लिस्ट में हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, परम सिद्धि AI एक सुपर कंप्यूटर जिसकी 131 रैंक आई है, ये CDAC पुणे में ही है। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर नंबर 169, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी में है। मिहिर सुपर कंप्यूटर 316, ठीक है। और टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स कौन से हैं टॉप 500 लिस्ट में? फ्रंटियर नंबर 1 पे, US में है ये सुपर कंप्यूटर, फुगाकू जापान, लूमी फिनलैंड, लियोनार्डो इटली, समिट USA। देखिए, जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है सुपर कंप्यूटर्स की, वो भारत में 1980 में शुरू हुई थी, जिसमें हमने बार्क, CDAC इन सबको इन्वॉल्व किया। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। यू मस्ट नो दिस कैन ऑफ कोर्स बी अ स्टेटमेंट इन योर प्रीलिम्स। इट वाज सेट अप इन 1991। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन आप जानते हैं 2015 का, इसने एक्सेलरेट कर दिया है इस पूरे हमारे सुपर कंप्यूटर वाले फिनोमेना को, ठीक है। एप्लीकेशंस तो देखिए बहुत ही आसान है, ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजुअली एक चीज़ के एप्लीकेशंस बहुत पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो आपको पता होना चाहिए जब चीज़ें फास्ट हो जाएंगी तो कुछ भी हो सकता है। कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर फोरकास्टिंग, एनर्जी एक्सप्लोरेशन, हेल्थ एंड मेडिसिन। कोविड के टाइम पे हमने जो सुपर कंप्यूटर्स यूज़ किए थे ताकि जितने भी एग्जिस्टिंग ड्रग कंपाउंड्स हैं उनके डेटाबेस को कंपेयर किया जा सके, क्या काम करेगा क्या नहीं काम करेगा, डिफेंस एंड मिलिट्री में, ये सब कुछ। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन पे क्वेश्चन आ सकता है आपके मेंस में, ठीक है। लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015। क्यों? क्योंकि कनेक्ट करना था रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इन द कंट्री यूजिंग अ सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड विद मोर देन 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज। आप जानते हैं ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो हम सब चाहते हैं, they will be networked on national supercomputing grid over national knowledge network, jointly steered by Department of Science and Technology and Department of Electronics and Information Technology, implemented by CDAC, ISC Bangalore. CDAC has been entrusted with the responsibility to design, develop, deploy, commission of the
कमीशन द सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स ओके अंडर द मिशन। तो ये 3 फेजेस हैं इसके, ये आपको याद होना चाहिए। 3 फेजेस क्या है? पहला फेज, इंस्टॉल 6 सुपर कंप्यूटर्स विद 30% वैल्यू एडिशन जो भारत में होंगी, ठीक है, बाकी सब कुछ बाहर से। और क्या करना है फेज 1 में? एक इकोसिस्टम बनाना है असेंबली का, जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन वो असेंबली का होगी इंडिया में, ठीक है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सुपर कंप्यूटर्स इन द कंट्री विद एन इंडिजिनस सॉफ्टवेयर स्टैक। और तीसरा फेज है फोकस ऑन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, प्रॉपर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ यहाँ हो और कंप्यूटिंग स्पीड को हम 45 pf तक लेके जा सकें। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।